हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज का ये सेशन नंबर 151 है और आज हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है मैग्नानिमस। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड मैग्नानिमस को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये वर्ड मैग्नानिमस पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। मीनिंग है वेरी जेनरस और फॉरगिविंग, मतलब बहुत उदार दिल वाला आदमी। और फॉरगिविंग मतलब जो माफ कर दे भले ही आपने गलती करी हो। जो अनसेल्फिश है, जो बहुत मन का अच्छा है। हिंदी में एक शब्द होता है सर, बड़ा दिल वाला। सुना होगा ना। ऐसे लोगों को ना मैग्नानिमस कहा जाता है, जिनका मन बहुत बड़ा हो, जिनमें बिल्कुल भी एक तरीके से जो सेल्फिश बिल्कुल भी ना हो कहीं से। ऐसे लोगों को मैग्नानिमस कहा जाता है। समझने का तरीका क्या है, देखिए। एक्चुअली में MAGN एक रूट है। इसका मतलब ही होता है बड़ा, भव्य। कैसे? जूलर्स की शॉप पे एक ग्लास होता है जिसका इस्तेमाल करके आप हॉलमार्क साइन को देख सकते हैं। उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। वो एक्चुअली करता क्या है, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है। वो एक माइक्रोस्कोप का काम करता है। इसी से एक और वर्ड बनता है मैग्नानिमिटी। इसी वर्ड का नाउन है वो। मैग्निफिसेंस बनता है, मैग्निफिसेंट बनता है। ये जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूं आप इन्हें गूगल करेंगे तो पाएंगे सबका मतलब बड़े से है, भव्य होने से है, शानदार होने से है। राइट। तो मैग्नानिमस जो शानदार दिल वाला है, बड़े दिल वाला है, मन का बड़ा अच्छा है, उदार है, जो जो सख्त नहीं है कहीं से, बहुत हम्बल है, पोलाइट है एक तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, द मैग्नानिमस लेडी सेड नथिंग। उस बड़े दिल वाली, उस उदार महिला ने कुछ नहीं कहा। व्हेन सम चिल्ड्रन व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते समय जब कुछ बच्चों ने ब्रोक हर ग्लास विंडो, उसकी कांच की विंडो को तोड़ दिया। अब समझिए, कोई किसी की कांच की विंडो को तोड़ दे तो वो तो बहुत गुस्सा हो सकता है ना, लेकिन वो बड़े दिल वाली महिला थी, बहुत उदार महिला थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा बच्चों की इस शैतानी पर। एक और एग्जाम्पल है, इवन दो द डिफेंडेंट हैड ब्रोकन द लॉ। डिफेंडेंट उसको बोलते हैं जिस पर कोई मुकदमा चल रहा है और वो अपने आप को उससे बचाना चाह रहा है। तो यद्यपि डिपेंडेंट ने लॉ को तोड़ा था, और जब लॉ को किसी ने तोड़ा है तो फिर वो डिजर्व करता है कि उसे पनिश किया जाए। बट द जज वाज मैग्नानिमस एंड ही गेव हिम द लाइटेस्ट सेंटेंस पॉसिबल। सेंटेंस का मतलब है सजा। और जज ने लेकिन उसे बहुत हल्की सजा दी, बहुत ही कम सजा दी। क्यों? क्योंकि जो जज का नेचर था वो कैसा था? मैग्नानिमस। वो एक ऐसा जज था जो सजा देने में नहीं बल्कि माफ करने में यकीन रखता था। Synonyms: generous, compassionate, forgiving, kind-hearted, large-hearted, बड़े दिल वाला. Antonyms: vindictive, resentful, spiteful, miserly, petty, mean. है ना? ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब छोटे दिल वाला हो गया, बहुत मतलबी टाइप का हो गया, या जो जो गुस्सैल टाइप का हो, जो बदला लेना पसंद करता हो गलती के पीछे। ये सेशन नंबर 152 है और आज का वर्ड है मास्टिकेट। आइए आगे की स्लाइड्स में इस वर्ड मास्टिकेट को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड है मास्टिकेट, पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक वर्ब है। इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में सिंपली आपको ईडी लगा देना है। इसका मीनिंग है टू चॉम्प विद टीथ और ट्यू। इसका मतलब होता है भोजन को चबाना, चबा चबा के खाना। दिस इज कॉल्ड टू मास्टिकेट। ये देखिए, ये गाय का फोटो है। इसमें गाय क्या है, इसके मुंह में घास है और ये इसे चबा रही है। ये जो च्यू आप करते हैं ना, चबाना, मंच करना, जोर जोर की आवाज से जब आप खाना खाते हैं तो आप उसे मास्टिकेट करते हैं। फूड को जब आप मुंह में रख करके उसे चारों तरफ मुंह के चलाते हैं, दिस इज कॉल्ड मास्टिकेशन। ये देखिए, इमेज को ऐसे बनाया गया कि जो उसके टीथ हैं, उसके टीथ की जगह मास्टिकेट ही रख दिया गया है। आप इस इमेज को दिमाग में रखिएगा तो याद रहेगा। ये भी एक इमेज है मास्टिकेट की। इसमें देखिए, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, सब खा रहे हैं ना, चबा रहे हैं। इसी को कहा जाता है टू मास्टिकेट फूड। अब एग्जाम्पल देखिए, आई मास्टिकेट माई फूड स्लोली। कोई कह रहा है कि मैं अपने भोजन को धीमे धीमे चबा चबा के खाता हूँ, जल्दी जल्दी नहीं, धीमे धीमे चबा के खाता हूँ। सो आई कैन एंजॉय एवरी बाइट। इसीलिए मैं अपने फूड को बहुत एंजॉय करता हूँ। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भोजन को चबा चबा के खाएं, इससे भोजन ढंग से पेट में डाइजेस्ट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल है, पुअर डाइजेशन कैन बी कॉज्ड बाय डिफेक्टिव मास्टिकेशन ऑफ द फूड इन द माउथ।
ये कई बार लोगों को जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसका कारण डिफेक्टिव मास्टिकेशन भी हो सकता है। डिफेक्टिव मतलब खराब तरीके से, जब आप मुंह में भोजन चबा रहे हो, यानी कि आपने थोड़ा चबाया फिर आप निगल गए, तो फूड को आपने अच्छे से चबाया ही नहीं, आप सीधे उसको निगल गए। दिस इज कॉल्ड डिफेक्टिव मास्टिकेशन ऑफ फूड इन द माउथ। उसकी वजह से डाइजेशन लोगों का बिगड़ता है। सर एक वर्ड है रूमिनेट, मैं चाहूंगा कि आप इसको रिसर्च करें और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये जानवर 2 बार मुंह चलाता है। एक बार जो है भोजन करते समय, घास चारा खाते समय, इसको मास्टिकेट कहते हैं। और जब ये चारा खा चुका होता है और जानवर चुपचाप बैठा होता है तब भी ये मुंह चला रहा होता है, इसको रूमिनेट कहते हैं। भोजन को खाते समय जब आप चबाते हैं तो इसे मास्टिकेट करते हैं, और बाद में उसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जीव जंतु जो है उसे रूमिनेट करते हैं। ये अलग प्रोसेस है, सारे जानवर नहीं करते। हम आप रूमिनेट नहीं करते, लेकिन जो है काउस बफेलोज ये सब रूमिनेट करते हैं फूड को बाद में, इसको चुगाली करना कहते हैं। सिनोनिम्स च्यू, नॉ, निबल, ये सब। और एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें आप चबाए ना सीधे निगल जाएं, जैसे कि स्वॉलो कर जाएं, गल्प कर जाएं। सेशन नंबर 153 है और आज हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है डाउनकास्ट। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड डाउनकास्ट को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड है डाउनकास्ट, ये पार्ट ऑफ स्पीच से एक एडजेक्टिव है। मीनिंग है डिप्रेस्ड और फीलिंग लो और होपलेस, यानी कि जब आप उदास हो, दुखी हो, बहुत ही सैड फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो। एक शब्द होता है हिंदी में खिन्न, जब आप खिन्न हो गए हो, बहुत निराशा से भरे हुए हो, देन यू आर डाउनकास्ट। याद कैसे करेंगे? ये 2 इमेजेस मैंने बनाई हैं, अब ध्यान से समझिएगा। डाउन का मतलब होता है नीचे और कास्ट मतलब होता है देखना। हाँ, जब आप किसी जैसे सामने दीवार पे एक पेंटिंग बनी हुई हो और आप अपनी नजरें उस पेंटिंग पे डाल रहे हैं तो कहा जाता है यू आर कास्टिंग योर आईज ऑन दैट पेंटिंग। तो कास्ट योर आईज मतलब नजरों से देखना, कास्ट का मतलब ही होता है देखना। तो डाउन का मतलब नीचे और कास्ट का मतलब देखना। जब आप नीचे देख रहे हो, नीचे आप कब देखते हैं? जब आप बहुत दुखी हो, सैड हो, निराशा से हो, शर्मिंदा हो किसी बात को लेकर के, राइट? आपसे कोई गलती होगी तो आप शर्मिंदा भी होंगे, सामने नजरें नहीं रखेंगे, नीचे नजरें करके बैठेंगे। ये इमेज देखिए, ये बंदा जो है किसी बात को लेके परेशान है, बहुत उम्मीद हार चुका है, तो ये सामने नहीं देख रहा है ना। ये जो पोजीशन है इसमें ये लग रहा है ना कि बहुत दुखी है, और देखिए नीचे देख रहा है। दिस इज कॉल्ड डाउनकास्ट। याद करने का यही तरीका है, जब आप नीचे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे या तो गलती हुई है या तो फिर आप जो है बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं। So with downcast eyes, she confessed her crime before the police. उसने अपने अपराध को पुलिस के आगे कन्फेस किया। और जब कोई अपने क्राइम को, अपराध को पुलिस के आगे या किसी के आगे भी कन्फेस करेगा तो नजरें मिलाएगा थोड़ी ना, नजरें नीचे करके करेगा ना। तो दिस इज कॉल्ड विद डाउनकास्ट आईज। एक और एग्जांपल है, द कैप्टन फेल्ट डाउनकास्ट आफ्टर लूजिंग 4 मैचेस इन अ रो। एक ही, इन रो का मतलब होता है लगातार। कैप्टन ने 4 मैचेस हार गया, लगातार एक टीम जो है 4 मैचेस हार गई। इससे क्या होगा? ऑफ कोर्स जो उसका कैप्टन है बहुत ज्यादा निराश हो जाएगा कि अब क्या करेंगे हम, निराश हो गया बहुत ज्यादा। एक और एग्जांपल है, बॉब लॉस्ट हर ड्रीम जॉब। बॉब की अपनी जो हिज ड्रीम जॉब, बॉब की अपनी बहुत बढ़िया नौकरी जो उसके लिए ड्रीम जॉब थी वो उसके हाथ से निकल गई। अब सोचिए ऐसे में क्या हो सकता है? निश्चित रूप से कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, सैड हो जाएगा। बट ही वॉज नॉट डाउनकास्ट एट ऑल। लेकिन वो निराश नहीं था। वाई? बिकॉज ही न्यू, पर क्योंकि वो जान रहा था व्हेन लाइफ शट्स वन डोर इट ओपन्स अनदर, कि जीवन जब एक दरवाजे को बंद करता है तो दूसरे को उसी समय खोल भी देता है। डाउनकास्ट का मीनिंग। और अब सिनोनिम्स पे आइए। डिसस्पिरिटेड, डिसहार्टेंड, डिसकॉन्सोलेट, क्रेस्ट फॉलन, ये वर्ड ऑफ द डे में मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको। डिस्पॉन्डेंट, निराश, ये भी पढ़ा चुका हूं। ग्लम, बहुत उदास। डेस्पेयर्ड, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यानी कि उदास, दुखी, खिन्न। एंटोनिम्स, जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, इलेटेड हो, जॉयफुल हो, लाइक इलेटेड, जुबिलेंट, हैप्पी,
अभी वो डिसस्पिरिटेड था, अब वो स्पिरिटेड हो गया, चीयरफुल हो गया, इबुलियंट हो गया। सेशन नंबर 154 है और आज का वर्ड है डिलिटरी। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड डिलिटरी को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है स्लो टू एक्ट और इंटेंडेड टू कॉज डिले। मतलब जो व्यक्ति बहुत सुस्त हो, धीमा हो, ढुलमुल हो, लेजी टाइप का हो, ऐसे लोगों के लिए डिलीटरी वर्ड को एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लिखा है ना, स्लो टू रिएक्ट और इंटेंडेड टू कॉज डिले। कई बार आपके नेचर में ही होता है कि आप चीजों को बहुत धीमे धीमे करेंगे, स्पीड नहीं रखेंगे। जैसे बहुत से लोग रोड पे जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो रोड अगर क्लीन भी होती, साफ होती, मतलब बिल्कुल ट्रैफिक क्लियर भी होता है, तब भी वो लोग जो है स्पीड में नहीं रहते, तो वो डिलीटरी ड्राइवर्स हो जाते हैं। अब ये इमेज देखिए, ये इसमें एक इंसेक्ट है, ये हैबिचुअली चलता ही बहुत धीमे धीमे है, राइट। आप कछुए को ही वो कछुए को ले लीजिए, आप जो है केचुए को ले लीजिए, ये चलते ही बहुत धीमे धीमे हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स भी डिलीटरी बोले जा सकते हैं। ये दूसरी इमेज है, इसमें आप बैक टू बैक सिग्नल्स देख रहे हैं। अब जब थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिग्नल्स होंगे तो निश्चित रूप से आप स्पीड अपनी गाड़ी की नहीं मेंटेन कर पाएंगे ना, तो आप डिलीटरी हो जाएंगे अपनी ड्राइविंग में। एग्जाम्पल देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स डिलीटरी इन डीलिंग विद एंटी स्टेट एलिमेंट्स। एंटी स्टेट एलिमेंट्स उन लोगों को कहते हैं, उन ताकतों को जो देश विरोधी होते हैं। अब लिखा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि जो प्रशासन है देश विरोधी ताकतों को डील करने को लेकर बहुत सुस्त है, बहुत ज्यादा स्लो है। एक और एग्जांपल है, द बॉस सेंड द डिलीटरी वर्कर पैकिंग। सेंड समवन पैकिंग एक फ्रेज है जिसका मतलब है किसी को नौकरी से निकाल देना। तो लिखा हुआ है कि बॉस ने उस नौकर को, उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जो बहुत स्लो था, काम करने में बहुत सुस्त था। एक और एग्जांपल है, इन अ वॉर लाइक सिचुएशन, मतलब युद्ध जैसे हालात हो अगर, नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड डिलीटरी टैक्टिक्स। ऐसे में कोई भी सरकार जो है सुस्त होके काम नहीं कर सकती, बहुत स्लो होके काम नहीं कर सकती। मीनिंग को याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। डिलीटरी वर्ड को आप डिले से रिलेट कर लें। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो फिर अपने आप याद हो जाएगा। जो डिलीटरी है वो चीजों को डिले करेगा, वो आज की चीज को कल पे, कल की चीज को परसों पे टालेगा। तो जो डिलीटरी है वो डिले करता है चीजों में। सिनोनिम्स, स्लगिश, टार्डी, लेगार्ड, लीजियरली, स्लैक। स्लैक में तो लैक ही है, राइट। लैकेडेसिकल में भी लैक है। तो जो लैग करता है यानी कि धीमे धीमे काम को करेगा। डेली डैली, स्लोथफुल, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग ही होता है सुस्त, धीमे धीमे। और एंटोनिम्स में प्रॉम्प्ट है, क्विक है, स्विफ्ट है, पंक्चुअल है, फास्ट है। इन सब का मतलब होता है बहुत तेजी से एक्शन लेना, बहुत तेज रिएक्ट करना। Session number 155 है and the word we have chosen for this session is chagrin. आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड chagrin को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड है chagrin, it is mostly used as a noun. हाँ, कभी कभी हम इसे वर्ब के जैसे भी यूज करते हैं, but most of the time this word is used as noun. मीनिंग है, it means the feeling of embarrassment, upset, disappointment, humiliation, annoyance or frustration. बेसिकली शागरिन ये है कि जब आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, निराश हैं, एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा अनॉयड भी हैं, एंगर में भी हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं और आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा सैड भी हैं, दुखी भी हैं। एट द सेम टाइम आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है, आप चिल्ला भी रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। दिस स्टेट इज कॉल्ड chagrin, राइट। आइए मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। आप जरूर इनको जानते होंगे, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट नम्बी नारायण साहब हैं, जिन पर लास्ट ईयर एक मूवी बनाई गई थी रॉकेटरी, जिसपे आर माधवन साहब ने काम किया था और उस मूवी को बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर का नेशनल अवार्ड भी दिया गया। एक्चुअली इन पर, इनके टाइम पर, अब इनकी दूसरी इमेज देखिए, इसमें इनको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी।
जब ये इसरो के साइंटिस्ट थे तब इन पर जासूसी का आरोप लगा था कि ये पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई को कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो पास कर रहे थे। हालाँकि ऐसा इन्होंने किया नहीं था। तो आप इनका फेस देखिए सर, कितना इनको दुःख हो रहा होगा, कितना इनमें फ्रस्ट्रेशन होगी, कितना इनमें झिल्लाहट रह रही होगी। और इस इमेज को भी देखिए सर, इस इमेज में भी ये शायद उस बात को रिकॉल करते हुए इनकी आँखों में आँसू ही आ रहे हैं। ये इमेज कहीं से ये नहीं दिखा रही कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, इलेटेड हैं। दिस इज़ कॉल्ड शग्रिन। जब आप बहुत ज़्यादा झिल्लाए हुए हो, खिन्न हो, परेशान हो, बहुत इरिटेशन आपको हो रही हो, बहुत सैड हो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आइए एग्जाम्पल से और समझते हैं। टू द एथलीट शग्रिन, दिस टाइम शी कुडंट इवन मैच टू हर प्रीवियस बेस्ट फीट। मतलब आगे जाना तो छोड़िए, इस बार एथलीट अपना जो प्रीवियस बेस्ट था उसके बराबर भी वो मैच नहीं कर पाई। इससे क्या होगा? क्या वो एथलीट बहुत खुश होगी? नहीं, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा उसमें एक अनॉयंस आएगा, गुस्सा आएगा, अपने आप से एक निराशा आएगी, नाराजगी आएगी। दिस इज कॉल्ड शग्रिन। एक और एग्जाम्पल है, मच टू हिज शग्रिन द साइंटिस्ट गॉट फ्रेम्ड इन अ फेक केस ऑफ स्पाइन। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है। एक और एग्जाम्पल है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स वर chagrined। इसमें देखिए मैंने क्या बोला है कि chagrin को वर्ब के जैसे भी यूज करते हैं इन सम केसेस। लास्ट सेंटेंस मैंने इसीलिए फ्रेम किया कि मैं chagrin को वर्ब के जैसे दिखा सकूं। पढ़ते हैं, the director and the producers were chagrined as only a few turned up to watch the drama being staged। ड्रामा को डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर और उसमें पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी थे, निराश थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ लोग ही आए थे। टर्न अप मीन्स टू अपीयर, उस ड्रामा को जो दिखाया जा रहा था देखने के लिए। अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत करी, पैसा भी लगाया, फिर भी लोग कम देखने आएंगे तो फिर निराशा तो होगी होगी ना। दिस इज कॉल्ड chagrin। Synonyms: discontentment, pique, fixation, displeasure, spleen थोड़ा सा एंगर की तरफ जाता है spleen, और पिक भी थोड़ा सा एंगर की तरफ जाता है। साथ ही साथ ये सारे वर्ड्स embarrassment, upset, disappointment, humiliation, annoyance and frustration। Antonyms: delight, triumph, gladness, pleasure, elation, and euphoria, and many more। का ये सेशन नंबर 156 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड इम्योरमेंट। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड इम्योरमेंट को डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वर्ड इज अ नाउन और इसका मतलब क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट यूजुअली बाय बिल्डिंग वॉल्स अराउंड एंड लीव समवन देयर अंटिल दे डाई। ये एक प्रकार की सजा है जिसमें किसी व्यक्ति को दीवार में चुनवा दिया जाता है। एग्जैक्टली यही इसकी हिंदी है, चुनवा देना। दीवार बना करके व्यक्ति को उसी के अंदर डाल दिया जाता है। फूड सप्लाई, ऑक्सीजन सब बंद कर दी जाती है जिससे वो एक समय के बाद वहां पर मर जाता है। ये इमेजेस ये बात समझा रही है। देखिए चुनवाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर व्यक्ति को अंदर डाल दिया गया और ये देखिए ईंटें रखी जा रही और ये चिल्ला रहा है। तो ये इम्योरमेंट है, किसी को सजा देना, और स्पेशली कैसी सजा? उसे जिंदा दीवार में चुनवा देना। राइट, ये इसका मतलब है। अब देखिए ये तो मीनिंग हो गया, लेकिन आप इसे याद कैसे रखेंगे? आप इसको देखिए, इम्योरमेंट, आप इसको मर बोलिए। क्या बोलिए? मर। मर वही मरने वाला मर। अब किसी को इम्योरमेंट में डाल दिया गया कि तुम साले मरो वहीं पे, मर साले यहीं पर। इम्योरमेंट में जाओ और मरो जाके वहीं पे, मर यहीं पर, इम्योरमेंट में मरो जाकर के। राइट, ये तरीका है याद करने का। The king ordered immurement to the girl and expatriation to the boy। expatriation मतलब expulsion, देश निकाल देना जिसको कहते हैं। अब राजा ने लड़की को कहा कि उसको जिंदा चुनवा दिया जाए दीवार में, और लड़के के लिए बोला कि उसे देश से निकाल दिया जाए। उनके लिए दो वांटेड टू मैरी ईच अदर अगेंस्ट देयर पेरेंट्स विशेस। दो, एक लड़का और एक लड़की अपने पेरेंट्स की विश के खिलाफ शादी करना चाह रहे थे, तो राजा ने फिर ये सजा उनको दे दी। एक दूसरा एग्जाम्पल है, इवन टुडे व्हेन मेन एंड वुमेन आर ट्रीटेड एज इक्वल्स। आज जब महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया गया है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ट्रू, मेनी कंसीडर मैरिजेस एज इम्योरमेंट्स। फिर भी बहुत से लोगों को लगता है कि शादी क्या बंदिश है, कैद है। ये जो मैं हिंदी के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सब इम्योरमेंट के मीनिंग्स क्या है? हाँ, स्पेशली महिलाओं में से बहुत सी महिलाओं को लगता है शादी क्या है, बंदिश है, कैद है, झंझट है, आफत है। हाँ, और चार दीवारी में बंद कर देना है। दिस इज एग्जैक्टली मीन इम्योरमेंट।
अब सिनोनिम्स: इनकार्सरेशन, कैप्टिविटी, कन्फाइनमेंट, चार दीवारी में बंद कर देना, इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल देना। एंटोनिम्स: ना बंद करना, आजाद रखना, लिबर्टी, फ्रीडम, बंद किया तो उसे रिहा कर देना, लाइक एक्विटल, विंडिकेशन, इमांसिपेशन, डेवलपमेंट, उत्थान, कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं किसी के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 157 है और आज का हमारा वर्ड है स्पाउस। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड स्पाउस को डिटेल में जानते हैं। ये जो वर्ड है स्पाउस, पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू टेक अप, सपोर्ट एंड एडवोकेट और प्रोपेगेट सम कॉज, बिलीफ और वे ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप किसी आइडिया को, किसी कॉज को, किसी तौर तरीके को, ढंग को स्वीकार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसका खुल के समर्थन करते हैं, उसके फेवर में बात करते हैं, उसे अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाते हैं। लेट्स से कि आप ना वेजिटेरियन फूड ही खाते हैं, आप नॉन वेज फूड नहीं लेते, तो आपने ना वेज फूड को स्पाउस कर रखा है, आपने वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को स्पाउस कर रखी है। सिमिलरली आप ना एल्कोहलिक नहीं हैं, आप ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, तो आप यानी कि ड्रिंक्स को रिजेक्ट करते हैं और मतलब जो ये नॉन एल्कोहलिक लाइफ है इसे स्पाउस करते हैं। तो समथिंग दैट यू स्पाउस, यू adopt it, you accept it, you become a part of it। आप उसके साथ चलते हैं, आप उसके साथ जाते हैं, आप उसके फेवर में बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड टू स्पाउस। अच्छा, अब आप इसको समझेंगे कैसे? इसका ई हटाइए तो फिर जो स्पाउस बचेगा उसको पार्टनर कहते हैं, फिर वो चाहे पति हो या पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। सर पार्टनर कौन है? पार्टनर वो है जिसे आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, जिसे आप अपना मानते हैं, जिसे आप गले लगाते हैं, जिसे आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, जिसे आप अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं, राइट। तो सिमिलरली स्पाउस का भी यही मतलब है, जिसे आप सिनोनिम्स देखिए, एम्ब्रेस करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, राइट, एंडोर्स करते हैं, जिसे आप सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सर स्पाउस पार्टनर को कह देते हैं। अगर आप डिक्शनरी पे जाएंगे तो स्पाउस का एक मीनिंग मैरी भी है, शादी करना, राइट। वो पार्टनर जिससे आप शादी करेंगे, तो यू स्पाउस समवन, यानी यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, राइट। तो स्पाउस का मीनिंग आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, सो लेट्स रीड देम। फर्स्ट एग्जाम्पल सेज आई स्पाउस जेंडर इक्वलिटी। कोई कह रहा है कि मैं जेंडर इक्वलिटी का समर्थन करता हूं, इसके फेवर में बात करता हूं, इसके साथ चलता हूं। वी आर लुकिंग फॉर अ टीचर विद प्रोग्रेसिव माइंडसेट। हम एक टीचर चाहते हैं जिसका प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो, जो आगे की सोचता हो। हु स्पाउसेस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जिसे एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के यूज से कोई दिक्कत ना हो, उल्टा वो टेक्नोलॉजी के यूज का समर्थन करता हो, वो उसके फेवर में बात करता हो, राइट। एक और एग्जांपल है, द पॉलिटिशियन ड्यूरिंग हिज स्पीच सेड नथिंग क्रेडिबल। उस नेता ने अपनी स्पीच के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो क्रेडिबल था, जिसको कोई भी स्पाउस कर सके, जिसके फेवर में कोई भी बात कर सके, कोई कहे कि हाँ ये बात सही बोली है उन्होंने और मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं इसे आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करूंगा। किसी भी पोस्ट को, किसी भी वीडियो को, किसी भी चीज को जब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हैं तो एक तरीके से आप उसे स्पाउस कर रहे होते हैं। यू स्टैंड इन फेवर ऑफ दैट वीडियो, यू स्टैंड इन फेवर ऑफ दैट स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन और दैट न्यूज, दैट पीस ऑफ न्यूज। एक और एग्जांपल है, आई हेट एनिमल किलिंग्स फॉर व्हाट एवर रीजंस दे आर डन। मुझे जानवरों की हत्या बिल्कुल भी नहीं ठीक लगती, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो। एंड आई स्पाउस वेजिटेरियन फूड, और इसीलिए मैं हमेशा वेजिटेरियन फूड ही लेता हूँ, मैं उसे ही अपने भोजन में इस्तेमाल करता हूँ। सो समथिंग दैट यू स्पाउस, यू एक्सेप्ट इट, you vouch for it, you speak in favor of it, you stand by it, you adopt it। अपहोल्ड करना, टेक अप, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स में आप रिजेक्ट कर देंगे, डिनाई कर। और आज का हमारा वर्ड है मोरिबंड। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड मोरिबंड को डिटेल में जानते हैं।
पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड एक एडजेक्टिव है. द मीनिंग इज नो लॉन्गर मेकिंग प्रॉफिट और इफेक्टिव एंड लीडिंग टू क्लोजर एज अ रिजल्ट ऑफ इट. मतलब अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं करके दे रहा है, बंद होने की कगार पर है, तो वो मोरिबंड स्टेट में है. राइट, ये इसका फर्स्ट यूज है. ये किसी पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है अगर वो बहुत ज्यादा बीमार हो, इतना बीमार हो कि वो बचेगा नहीं. मतलब इफ समबडी इज नियरिंग डेथ, तो वो मोरिबंड स्टेट में है. लिखा ना, टू बी इन द स्टेट ऑफ डाइंग और नियरिंग डेथ. तो ये दो केसेस है जहां पर आप मोरिबंड का यूज करते हैं. फर्स्ट, इन केस ऑफ बिजनेस, इफ अ बिजनेस इज नियरिंग क्लोजर, बंद होने की स्टेट में है क्योंकि वहां प्रॉफिट नहीं हो रहा है, देन द बिजनेस इज इन मोरिबंड स्टेट. और अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, या इनक्योरेबल डिजीज है, उसको कोमा में है, लास्ट स्टेज में है, तो वो भी क्या है, मोरिबंड है. मीनिंग को याद कैसे रखेंगे, आप इस बंद को ना बंद बोलिए. क्या बोलिए, बंद बोलिए हिंदी में. तो अगर कोई बिजनेस बंद होने वाला है तो वो मोरिबंद है. आई रिपीट, आप इसको बंद बोलिए. तो अगर कोई बिजनेस बंद होने वाला है तो वो मोरिबंद है, या कोई बिजनेस मोरिबंद स्टेट में है तो वो बंद होने वाला है. राइट, एग्जाम्पल 1 देखिए. द मोरिबंद कंपनी इज नियरिंग क्लोजर. वो कंपनी जो मरड़ा, हिंदी में एक शब्द होता है मरड़ा सन, इंग्लिश में इसी को मोरिबंद कहते हैं. जो मोरिबंद कंपनी है वो बंद होने की कगार पर है, मतलब आज नहीं तो कल उसे बंद हो ही जाना है. एग्जाम्पल नंबर 2, रिवाइविंग द कंपनी विच इज इन द मोरिबंद स्टेट इज एन अपहिल टास्क. वो कंपनी जो मरणासन स्थिति में है, मोरिबंद स्टेट में है, उसे रिवाइव करना, रिवाइव करने का मतलब होता है फिर से स्टैब्लिश कर देना, नया कर देना, फिर से ग्रोथ की स्टेट में ले आना. एक अपहिल टास्क मीन समथिंग वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग, एंड विल रिक्वायर बंडल्स ऑफ मनी. बहुत मुश्किल काम है और इस काम को करने के लिए बहुत सारा रुपया चाहिए होगा. तो ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं बिजनेस को लेके हो गए. अब ये दो एग्जाम्पल्स पर्सन को लेके हैं. पढ़िए. द पेशेंट वाज मोरिबंड बाय द टाइम ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल. कोई व्यक्ति बीमार होता है या अचानक से उसको तकलीफ होती है, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है. जब तक वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक वो बेहोश हो चुका होता है, मरने जैसी स्थिति में आ जाता है, लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है. एक और एग्जाम्पल है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा रक्त स्राव होने की वजह से, खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से, द सोल्जर एंटर्ड इन मोरिबंड स्टेट. वो बेहोश हो गया था, मरणासन स्थिति में चला गया था, एंड इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली सकम टू हिज वुंड्स. और अंततः दुर्भाग्यवश वो अपने वुंड्स मतलब घाव, जो उसको चोट लगी थी, उसके आगे उसने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब वो मर गया एक तरीके से. तो ये था मोरिबंड वर्ड का मीनिंग विद लॉजिक एंड एग्जांपल्स. अब सिनोनिम्स, डूम्ड जो तबाही की स्थिति में, स्टैग्नेंट जो रुका हुआ, और डन फॉर ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, याद कर लीजिएगा. डन फॉर, फेडिंग, एक्सपायरिंग, पेरिशिंग. राइट. अब एंटोनिम्स का मतलब होगा वो चीजें जो ग्रो कर रही हो, आगे बढ़ रही हो, लाइक फ्लरिशिंग, थ्राइविंग, ब्लूमिंग, ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग, दीज मेनी वर्ड्स. और आज का हमारा वर्ड है लैकेडेसिकल. आई रिपीट, लैकेडेसिकल. आइए आगे की स्लाइड्स में इस वर्ड लैकेडेसिकल को डिटेल से जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन नेचर, और इसका मीनिंग है शोइंग लिटिल और नो एंथुजियाज्म, विदाउट स्पिरिट और एफर्ट्स. मतलब जब आप बहुत सुस्त हो, स्लो हो, ढुलमुल हो, नीरस हो, राइट, आलसी टाइप के हो, हाँ, आपके भीतर उत्साह की बहुत कमी हो, नॉट बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड. खासतौर पे ये इसलिए आप लैकेडेसिकल नहीं है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा थक गए हैं. ये आपके नेचर में ही है कि आप बहुत ज्यादा स्लो मोड में रह करके काम करते हैं. राइट. अब जैसे कछुआ बहुत धीमे चलता है तो क्या कछुआ थका रहता है? नो, उसके मूवमेंट से लैकेडेसिकल है. अब जैसे सिर्फ 10 किलोमीटर्स की ही रोड बननी थी, अब डिपार्टमेंट ने उसको बनाने में जो है 2 इयर्स लगा दिए. तो क्या साधन की कमी थी? नहीं, इच्छा शक्ति की कमी थी, ना कि वर्कर्स थके हुए थे. तो ये लैकेडेसिकल अप्रोच है, मैनर, आपका नेचर लैकेडेसिकल होता है. इसलिए नहीं कि आप फिजिकली टायर्ड हैं, बल्कि आप हैं ही ऐसे नेचर से. स्लो टू रिएक्ट, स्लो टू एक्ट, बहुत सुस्त टाइप के व्यक्ति को लैकेडेसिकल कहते हैं. सर इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? लैक का मतलब ही होता है सर कमी. जैसे लैक ऑफ ब्लड कॉजेस एनीमिया, खून की कमी. लैक ऑफ विटामिन्स,
लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ फूड, फूड की कमी। तो लैक का मतलब ही सर कमी से होता है, इस बात को याद रखिए। तो लैकेडेसिकल है तो यहाँ भी कमी, यहाँ कमी है उमंग की, उत्साह की, मन की कमी है, राइट, तभी आप स्लो हैं। अब ध्यान से देखिए सर, लैकेडेसिकल का जो लैक है इससे और भी वर्ड्स बनते हैं, जैसे स्लैक बनता है। स्लैक का मतलब है सर यही होता है, स्लो होना बहुत ज्यादा। आइए, योर अप्रोच इज अ बिट लैकेडेसिकल, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ गुड जॉब फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, जबकि आप बहुत पढ़े लिखे काबिल हैं। व्हाई? क्योंकि आप 2 दिन नौकरी को सर्च करेंगे, फिर 4 दिन नहीं सर्च करेंगे। अरे आपको नौकरी अगर चाहिए तो दिन भर आपको सर्च करना होगा, सुबह से लेकर शाम तक आप 2-4 दिन दौड़िए, अभी जॉब मिलेगी। पूरे मन से कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, एक दिन कोशिश करते हैं फिर 4 दिन कोशिश नहीं करते। So you're lackadaisical. That's why not able to find a good job. Number 2, court proceedings in countries like ours. तमाम देशों में जैसे कि हमारा ही देश है, वहां पे जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, यानी कि जो कोर्ट की कार्यवाही है, कैसी हैं? आर लार्जली लैकेडेसिकल इन नेचर। हाँ, आज किसी केस की पहली पेशी पड़ी तो फिर दूसरी पेशी हो सकता है 4 महीने बाद पड़े। क्यों? ऐसा ही तो होता है, एक नॉर्मल से केस इंडियन कोर्ट्स में 8 से 10 साल चलता है अक्सर। तो हमारे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नेचर से कैसी हैं? लैकेडेसिकल है, राइट। बहुत स्लो मोड में काम करती हैं। वी हैव वन मोर एग्जांपल, ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। मैंने जो मेडिसिन ले रखी है या आई एम टेकिंग दीज डेज, इन दिनों मैं जो दवाई ले रहा हूं उसके असर के चलते आई ऑफ्टन फील ड्राउजी, मुझे अक्सर ना लगता है कि मैं ऊँघा रहा हूँ, नींद जैसी आती रहती। एंड माई मूवमेंट्स आर लैकेडेसिकल, इसीलिए मैं तेज नहीं चलता, धीमे धीमे चलता हूँ और चलने का मन ही नहीं करता है। ये हो गया सर लैकेडेसिकल वर्ड। आइए सिनोनिम्स जान लेते हैं। एपेथेटिक, स्लैक, लेड बैक। लेड बैक का मतलब होता है जब आप आराम से चेयर पे पीछे टेक लेकर के बैठे हैं, तो ये क्या है? आप आराम पसंद करते हैं। लिथार्जिक, स्लो, पैसिव, एक्टिव ना होना। स्लोथफुल भी यही है, स्लो होना। ड्रीमी, हाँ ड्रीमी लोग कैसे होते हैं? ड्रीमी लोग वो होते हैं जो सपने देखते रहते हैं पर करते कुछ नहीं। तो इस तरीके से ड्रीमी आदमी भी क्या हुआ? काहिल हुआ, आलसी हुआ। एंटोनिम्स, एक्टिव, फास्ट, क्विक, मूविंग, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि लिखा तो है, एक्टिव, एंथुजियास्टिक, पैशनेट, क्विक, प्रॉम्प्ट, लाइवली, इंटरेस्टेड, ऑल दीज, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। आज हमने जिस वर्ड को चूज किया है दैट वर्ड इज इंडियरिंग। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड इंडियरिंग को डिटेल में जानते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक एडजेक्टिव है। यूजुअली कोई वर्ड अगर आईएनजी पे रुक रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो वो एक एडजेक्टिव ही होता है। मीनिंग है एक्सट्रीमली लवेबल, मतलब जो बहुत प्रिय लगे आपको। टेंडिंग टू मेक डियर और बिलवेड, मतलब जो चीजें आपका मन मोह लें, बहुत प्यारी लगे, दुलारी लगे। इंडियरिंग का हिंदी अनुवाद हो सकता है मनमोहक, बहुत मीठा, बहुत दुलारा सा, बहुत अच्छा सा, ये इसका मीनिंग है। याद कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। आप इसमें देखिए डियर वर्ड है, डियर का मतलब ही होता है प्रिय, अपना। यूजुअली ये देखा गया है कि अगर कोई वर्ड अपने आगे ईएन लगा ले तो वो वर्ड बन जाता है, या यूं कहिए कि उसका मीनिंग वही रहता है, बस पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है, राइट। तो इंडियरिंग का रिलेशन किससे है? लव से है, अटैचमेंट से है। मैं ऐसे बताता हूँ, आप किसी प्लेस पर घूमने के लिए गए और वहां बहुत सुंदरता आपको दिखी, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो वो इंडियरिंग ब्यूटी होगी उस प्लेस की। किसी छोटे बच्चे की जो शैतानियां हैं वो आपको बहुत अपनी ओर खींचती हैं, तो वो क्या है? उसकी इंड्यूरिंग मिस्चीफ है, या इंड्यूरिंग मिस्चीवियस एक्टिविटीज हैं उसकी, राइट। कोई सिंगर है, स्पेशली फीमेल सिंगर, और उसकी आवाज आपका मन मोह लेती, बहुत मीठी आवाज है उसकी, तो शी हैज सच एन इंडियरिंग वॉइस, ऐसे बोला जाता है इंडियरिंग वर्ड को, जो बहुत अपनापन की तरफ आपको लेकर जाए। प्रिय, मनमोहक। एग्जाम्पल 1, आई लाइक योर ट्रूथफुलनेस, मुझे तुम्हारी सच्चाई पसंद है, तुम हमेशा सच बोलते हो, एंड आई लाइक इट, एंड इट्स योर वन ऑफ द मोस्ट इंडियरिंग क्वालिटीज इन माय ओपिनियन। तुम सच बोलते हो और मेरे हिसाब से ये तुम्हारी सबसे अच्छी क्वालिटीज में से एक है, उन सबसे बढ़िया क्वालिटीज में से एक है जो इंडियरिंग बनाती है।
एक और एग्जाम्पल है, द इनोसेंट चाइल्ड आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस टू हिज फादर। उस छोटे से बच्चे ने अपने फादर से कुछ इनोसेंट से क्वेश्चंस पूछे, विच वर सो इंडियरिंग इन नेचर, जो फादर को बहुत ज्यादा इंडियरिंग लगे। लाइक संडे को भी आप ऑफिस क्यों जाते हैं पापा, या प्लीज डोंट गो, मत जाओ। ये सारी चीजें क्या है? फादर कह रहे हैं कि आई हैव टू गो, मुझे जरूरी काम है, तो बेबी कह रहा है नहीं मत जाओ पापा, आज मेरा मेरा स्कूल में ऑफ है, आप भी आज ऑफिस में हॉलीडे कर लो ना, आप भी मत जाओ। तो ये सब क्या है? इंडियरिंग है। क्या है? इंडियरिंग। इसपे बाप का दिल आ जाए बच्चे के ऊपर, है ना, वो उसे गोद में उठा ले, दुलार करने लगे, तो इंडियरिंग हो गया वो। एक और एग्जाम्पल है, सिंस दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर अ डेकेड अगो, उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, वो भी एक दशक पहले, आई मीन 10 years back. They have been writing endearing love letters to each other every other month. तब से वो हर दूसरे महीने एक दूसरे को प्रेम भरे पत्र लिखते रहे हैं या लिखते आ रहे हैं। तो ये था endearing वर्ड का मीनिंग, लवेबल। राइट, सिनोनिम्स, लवेबल, अडोरेबल। अडोरेबल वर्ड आपने सुना होगा, दुलारा जिसको कहते हैं। इंचैंटिंग, जो अपनी ओर खींच ले। अपीलिंग, जो चीज अपीलिंग है उस वो जरूर आप पे एक असर डालेगी। राइट, विनिंग, जो आपका मन मोह ले। जो चीजें विनिंग नेचर की होती है वो मन मोह लेती, मन जीत लेती हैं। इरिजिस्टिबल, इरिजिस्टिबल वो चीजें होती जो आपको, आप जिनको जानकर, सुनकर, देखकर फिर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। राइट, हाँ, रोक नहीं पाते, इरिजिस्टिबल हो जाती है। जैसे कि कोई बंदा जो है बहुत खूसट टाइप का, बहुत अखड़ू टाइप का हो, बहुत घमंडी हो, राइट, वो किसी से ठीक से बात ना करता, इनफैक्ट बात ही ना करता हो। तो वो कहीं से जा रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा बोलता, अंकल योर शू लेसेस आर नॉट टाइड, आपकी जूते की जो डोरियां हैं वो बंधी नहीं है, प्लीज बांध दीजिए ना, वरना आप गिर सकते हैं। अब वो अकड़ू आदमी उस छोटे से बच्चे की इतनी मीठी सी बात और उस मीठे से मैसेज को देख करके रुक गया। राइट, और उसे 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 पूछा, व्हाट्स योर नेम बेबी, कहाँ रहते हो, फादर का नाम क्या है तुम्हारे। वो उसकी इंडियरिंग क्वालिटीज का नतीजा था कि वो किसी से ना बोलने वाला व्यक्ति भी बोल बैठा उस छोटे से बच्चे से। राइट, एंटोनिम्स, डिस्ट्रैक्टिंग, रिपेलिंग, अबॉमिनेबल, डिस्गस्टिंग, जो चीजें आपको दूर भगा दें, डिटेस्टेबल एंड ऑल दीज। 61 है और आज का हमारा वर्ड है फ्रैक्शस। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड फ्रैक्शस को डिटेल में जानते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। यूजुअली अगर कोई वर्ड OUS पे रुक रहा हो तो जनरली एक एडजेक्टिव ही बनता है। मीनिंग है हार्ड टू मैनेज और कंट्रोल, जो बहुत आवारा टाइप का हो, झगड़ालू टाइप का हो, जो बेलगाम हो एक तरीके से, जिसे जो अनुशासित ना हो, जो डिसिप्लिन ना हो, इनडिसिप्लिन हो, जो शांत ना हो, क्वेरलसम हो, झगड़ा बहुत करता हो, तीखा बहुत हो, उसके लिए फ्रैक्शस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। राइट, ये तो इसका मीनिंग हो गया। आप इसे हिंदी में बेलगाम कह सकते हैं और दूसरे शब्द में आप इसे झगड़ालू भी कह सकते हैं, झगड़ालू। अब इसे याद कैसे करेंगे? फ्रैक्शंस, आप ध्यान से देखिए तो ये फ्रैक्शन की तरफ जाएगा। फ्रैक्शन ना मैथ्स में आता है, भिन्न जिसको कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब पार्ट से होता है, ठीक, पार्ट से होता है। अब कैसे कि कोई चीज अगर एक जगह रखी गई है, एक पार्ट में है, तो उसे आसानी से आप होल्ड कर लेंगे, उठा लेंगे, मैनेज कर लेंगे। कोई चीज अगर टूटी हुई 10 जगह बिखरी हुई तो क्या आप उसे आसानी से मैनेज कर पाएंगे? नहीं। उसे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। चीजें अगर सेंट्रलाइज्ड होंगी, एक जगह होंगी, सिंगल यूनिट में होंगी, आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। 10 हिस्सों में टूटी हुई होंगी तो क्या आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे? नहीं। तो जो फ्रैक्शन है यानी कि फ्रैक्शंस, वो इसी तरीके से झगड़ालू या बेलगाम हो जाएगा, इनडिसिप्लिन्ड हो जाएगा कि वो उसके पास 70 नखरे हैं, वो एक बात के 10 जवाब देता है, तो उसकी बात को मतलब उसे अपनी बात कैसे समझाई जा सकती है? वो शिकायत पे शिकायत ही करता रहेगा, झगड़े पे झगड़ा ही करेगा। ये एक मेथड है टू लर्न दिस वर्ड। आइए एग्जाम्पल से चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल सेज, बिफोर दिस आर्ग्यूमेंट गेट्स फ्रैक्शस एंड वी बोथ से थिंग्स वी रिग्रेट। इससे पहले कि ये हमारा जो आर्ग्यूमेंट है ये फ्रैक्शस हो जाए, मतलब झगड़े में तब्दील हो जाए और हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगे हम दोनों ही, जिनको लेके बाद में हम रिग्रेट करें। लेट अस गो आवर सेपरेट वेज। बेहतर होगा कि हम दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएं। मतलब झगड़ा करने से क्या फायदा है?
एक और एग्जाम्पल है, आफ्टर द फुटबॉल गेम द फैंस ऑफ द लूजिंग टीम बिकेम फ्रैक्शर्स। फुटबॉल गेम के बाद उस टीम के फैन, जो टीम हार गई थी, यानी लूजिंग टीम के जो फैंस थे, वो फ्रैक्शर्स हो गए, मतलब वो उग्र हो गए, लड़ने लगे, झगड़ालू हो गए, मतलब तू मैं करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, यही लिखा है। एंड स्टार्टेड टू वैंडलाइज द स्टेडियम, और उन्होंने फिर स्टेडियम में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। वैंडलाइज का मतलब ही होता है तोड़ फोड़, तो वो बेलगाम हो गए, दे बिकेम फ्रैक्शर्स, बहुत गुस्से में आ गए। एक और एग्जाम्पल है, द इनएक्सपीरियंस टीचर फाउंड द फ्रैक्चर स्टूडेंट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब कोई टीचर अनुभवी हो तो बच्चा चाहे जितना शरारती हो, कितना भी शैतान हो, कितना भी अनुशासन में ना रहे, कितना भी बेलगाम हो, वो हैंडल कर लेगा। पर चूंकि वो टीचर इनएक्सपीरियंस था, अनुभवहीन था, इसलिए वो ऐसे झगड़ालू स्वभाव के स्टूडेंट्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फॉर हिम to handle those fractious students was quite difficult. He was not able to control those fractious students, झगड़ालू टाइप के, जो 70 प्रकार के नखरे करेंगे। Synonyms: stubborn, obdurate, refractory, indisciplined and petulant. Petulant मतलब ये होता है शरारती, शिकायती टाइप का, बहुत तू मैं जो करता है, राइट। ऑब्डुरेट, रिफ्रैक्टरी, ये बच्चे वो हैं जो हाथ से निकल गए हैं। एंटोनिम: डिसिप्लिन्ड, ऑर्डरली, एमिएबल, डोसाइल, ओबीडिएंट, एक्विजिट, ये सब जो सही हैं, जो अनुशासित हैं, जो शांत रहने वाले बच्चे हैं, जो आज्ञाकारी जिसको कहा जा सकता है। वन हु गो बाय द लॉ, वन हु फॉलोज देयर एल्डर्स सजेशंस और एडवाइस और ऑर्डर्स, इन सबको ये बोलते हैं। आगे की स्लाइड में इसी वर्ड को डिटेल में जानते हैं। First of all, this word is an adjective, mendacious. Meaning है lying, not telling the truth. एक ऐसा बंदा जो झूठ बोल रहा हो, जो दाएं बाएं कर रहा हो, सीधे पॉइंट पे बात ना कर रहा हो, जो टहला रहा हो जिसको कहते हैं, है ना, जो अवॉइड कर रहा हो, जो डॉज कर रहा हो चीजों को, एग्जैक्टली कट टू द पॉइंट ना बोल रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए mendacious वर्ड आता है। याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए। मेंड के आगे ए लगा लो, आ जाता अमेंड। अमेंडमेंट होता ना कॉन्स्टिट्यूशन में, बदलना। मेंड का मतलब ही होता है सर टू चेंज, मेंड टू चेंज। अब इसको कैसे अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, सुनिए। आपने किसी को कोई बात बताई, उसने क्या किया, उसको वैसे नहीं बताया, उसे मेंड कर दिया, बदल करके अपने तरीके से अपनी बात बता दी। आपने किसी को कुछ कहा तो उसने उसे मेंड किया, फिर सच को झूठ में बदल करके झूठ बता दिया, बस मेंडेशियस हो गया। जो चीजों को बदल करके पेश करे, 10 को 100 बना के पेश करे, है ना। लॉस हुआ है 10 लाख का, दिखा दे वो 2 ही लाख का लॉस हुआ अपने आप को बचाने के लिए, या दिखा दे 25 लाख का हुआ कंपनी को डुबोने के लिए, राइट। ऐसे लोग मेंडेशियस होते हैं, जो ट्रूथफुल नहीं है, जो डॉज करते हैं, दाएं बाएं करते हैं, जो अवॉइडिंग नेचर के होते हैं, डिसेप्टफुल जो होते हैं, उनको मेंडेशियस बोलते हैं। याद करने का तरीका मुझे लग रहा है जरूर आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल 1, जेम्स इज मेंडेशियस अबाउट हिज वेजिटेरिज्म। मतलब जेम्स जो है ये कहता है कि वो वेजिटेरियन है, मतलब वो शाकाहारी है, लेकिन वो झूठ बोलता है। वाई? बिकॉज ही ईट्स चिकन। चुपके से वो चिकन खा लेता है और बोलता है कि मैं वेजिटेरियन हूं। तो ही इज मेंडेशियस अबाउट हिज ईटिंग चॉइसेस और हैबिट्स। एग्जाम्पल नंबर 2, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी अनदर मेंडेशियस स्टोरी, मुझे एक और काल्पनिक मनगढ़ंत झूठी कहानी सुनाने के बजाय जस्ट बी ऑनेस्ट फॉर वंस, एक बार के लिए ईमानदारी से बात करो। वन मोर, नेवर फॉरगेट द मेंडेशियस पॉलिटिशियन विल से एनीथिंग टू गेट योर वोट। याद रखिए या कभी ना भूलिए, ये जो झूठे नेता लोग हैं, ये आपका वोट पाने के लिए कुछ भी कहेंगे, कोई भी प्रॉमिस आपसे कर सकते हैं, बट लेटर द प्रॉमिसेस डिसअपीयर लाइक टीयर्स इन द रेन। लेकिन बाद में इनके ये जो प्रॉमिसेस हैं, जैसे बारिश में बूंद गायब हो जाती है ना कहीं, वैसे ही इनके प्रॉमिसेस भी गायब हो जाते हैं, बिकॉज दे आर मेंडेशियस पीपल, है ना। वो कहते कुछ और है और करते तो कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया। अब सिनोनिम्स, फैलेशियस, फैलेसी फॉल्स से बना है, फॉल्स मतलब झूठ। डिसीटफुल, डिसीव से बना, डिसीव मतलब चीट करना। प्रिवैरिकेट, प्रिवैरिकेट वर्ड में पीछे वर्ड ऑफ द डे में पढ़ा चुका हूं। प्रिवैरिकेट करने का मतलब होता है कि टाल मटोल करते हुए कोई बात बताना। एंटोनिम्स,
वेराशियस, VER का मतलब ट्रू होता है, सच, वर्डिक्ट इसी से बनता है। ऑनेस्ट, ट्रू, जेन्युइन, रियल, राइट। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड परसिक्यूट को डिटेल में जानते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड एक वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में सिंपली डी लग जाएगा, यानी कि परसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड। और जो इसका नाउन वर्जन है वो है परसिक्यूशन, राइट। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग है, इफ समवन इज परसिक्यूटेड दे आर ट्रीटेड क्रूअली एंड अनफेयरली, ऑफ्टन बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, रेस और अदर बिलीव्स। अगर किसी को परसिक्यूट किया जा रहा है तो उसे गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है, उसे दंडित किया जा रहा है, वो भी बेवजह। क्यों? क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का है, रेस का है, उसकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, तो जो आपको पसंद नहीं आ रही, स्पेशली मेजॉरिटी को पसंद नहीं आ रही हैं, पेट्रियार्की को पसंद नहीं आ रही, तो ये परसिक्यूशन कहा जाता है। जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनका जब मेजॉरिटी के द्वारा, ताकतवर लोगों के द्वारा शोषण किया जाता है, तो वो परसिक्यूशन की श्रेणी में आता है, राइट। ये इसका मीनिंग हो गया, मतलब शोषण करना, सजा देना, परेशान करना, तंग करना, नेगेटिव वर्ड है ये। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? इससे बहुत मिलता जुलता एक वर्ड है प्रोसिक्यूट। ये एक लीगल वर्ड है, प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट में क्या होता है? कोर्ट में मुकदमा करके, साक्ष्य यानी एविडेंस दे करके ये साबित करना कि सामने वाले व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है, और उसे सजा दिलाना। तो प्रोसिक्यूट में सजा दी जाती है, दिलाई जाती है ऑन लीगल ग्राउंड्स। और इसी काम को अगर इलीगल तरीके से, बिना किसी जेन्युइन रीजन के, मतलब बेवजह ही किसी को मारा पीटा जाए, उसे सजा दी जाए, उसे बंद कर दिया जाए, कहीं लॉक कर दिया जाए, चुनवा दिया जाए, तो ये परसिक्यूट करना हो जाएगा। मतलब अगर लीगली सजा दी जा रही है तो वो प्रोसिक्यूट में है, और अगर इलीगली सजा दी जा रही है तो वो परसिक्यूट में हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द माइनॉरिटीज एट दिस प्लेस हैव लॉन्ग बीन फेसिंग परसिक्यूशन फ्रॉम पीपल मोर इन नंबर्स। यहाँ पर जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी में लोग हैं, उनको लंबे समय से उनका शोषण हो रहा है उन लोगों के द्वारा जिनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 2, द लोकल्स ट्राइड टू परसिक्यूट अ होम ओनर। स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को परसिक्यूट करने की कोशिश की, मतलब उसे मारने पीटने की, उसे शोषित करने की, उसका शोषण करने की कोशिश की। व्हेन दे फाउंड आउट दैट ही वाज अ गे। आप जानते हैं ना कि मेल फीमेल के अलावा एक थर्ड जेंडर होता है जिसे समाज में अभी तक बहुत बड़े स्केल पर एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। तो ये सेंटेंस उसी पे बेस्ड है कि कुछ लोगों को पता चला कि पास के घर में एक लड़का रहता है जो जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है कि वो एक गे है। इस आधार पर स्थानीय लोगों ने उसे परसिक्यूट करने की कोशिश की, विच इज़ वेरी रॉन्ग, गलत है ये। एक और एग्जाम्पल है, इज इट जस्ट टू परसिक्यूट योर वाइफ जस्ट बिकॉज शी हैज गिवन बर्थ टू अनदर बेबी गर्ल? शेम ऑन यू। क्या ये ठीक है कि आप अपनी वाइफ का शोषण करें सिर्फ इस वजह से कि उसने जन्म दिया है एक और बेबी गर्ल को? मतलब पिछली औलाद भी एक बच्ची थी और दूसरी औलाद भी बच्ची हो गई, तो क्या इस आधार पर आपको अपनी पत्नी को परसिक्यूट करना चाहिए, उसे मारना पीटना चाहिए, उसे शोषित करना चाहिए, खाने को नहीं देना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए, उसे कहीं बंद कर देना चाहिए? रॉन्ग, शेम ऑन यू इफ यू डू सो। ये है परसिक्यूट का मीनिंग। सिनोनिम्स, एक्सप्लॉइट करना, टॉर्मेंट, हैरेस या फिर ऑप्रेस हो सकता है। एंटोनिम्स, इनकरेज करना, फेवर करना, सपोर्ट है, एड है, असिस्ट है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। विरासिटी। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड विरासिटी को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये वर्ड विरासिटी पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है। इसका मीनिंग है द क्वालिटी और ऑफ स्पीकिंग और स्टेटिंग व्हाट इज ट्रू, जस्ट और एक्यूरेट। मतलब सच बोलने की जो काबिलियत है या जो हैबिट है आपकी, उसको कहते हैं विरासिटी, जिसको आप ना सत्यता कह सकते हैं, प्रामाणिकता कह सकते हैं। विरासिटी बेसिकली ये डिफाइन करता है कि जो कुछ भी कहा गया है, whatever is being stated या whatever is being written, वो सही है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, सच्चाई पर आधारित है। लिखा ना, व्हाट इज ट्रू, जस्ट और एक्यूरेट, ये है वेरासिटी का मीनिंग। सत्यता हिंदी में लिख सकते हैं या प्रामाणिकता लिख सकते हैं आप इसको हिंदी में।
अब दूसरी बात, इसको समझेंगे कैसे? एक्चुअली VER इज अ रूट, जिसका मतलब ही होता है ट्रू, जो चीज सच है, जो चीज न्याय संगत है, उसी के लिए VER है। इसी से सर एक वर्ड बनता है वेरिसिमिलिट्यूड, वेरिटी बनता है, वेरीफाई, वेरिफिकेशन बनता है। एक बहुत पॉपुलर वर्ड है कोर्ट्स में, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, वो फैसला जो सत्यता पर आधारित है, जो सही फैसला है। तो VER इज अ रूट। एक बड़ा ही पॉपुलर वर्ड वेरीफाई इसी से बनता है। सर आप चीजों को वेरीफाई जब करते हैं तो यही तो टेस्ट करते हैं या यही तो असर्टेन करते हैं कि चीजें सही है ना। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का इसलिए किया जाता है कि पता चले कि सब कुछ ट्रू है, सही है। तो VER इज अ रूट विच मीन्स राइट, एप्रोप्रिएट और ट्रू। वेरासिटी का मीनिंग क्लियर हो गया। ज्यादातर इसका एग्जाम्पल, इसका जो यूज है वो यूजुअली किया जाता है जब आपके सामने कोई स्पीच है, कोई रिपोर्ट है, कोई रिटन एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या जो कुछ भी फैक्ट्स मेंशन हैं, उनकी सत्यता के लिए वेरासिटी आता है। लेट्स रीड द फ्यू एग्जांपल्स आई हैव गिवन। पहला है, unless your source of information is credible enough, जब तक आपका जो source of information है विश्वास के लायक नहीं है, you should doubt the veracity of the facts। ऐसे में आपको बातों की वेरासिटी पे जरूर डाउट करना चाहिए और इन्हें कंफर्म भी करना चाहिए। नंबर 2, द पुलिस डाउटेड द वेरासिटी ऑफ द सस्पेक्ट्स एलिबाई। एलिबाई हम एक एक्सक्यूज को कह सकते हैं, एलिबाई हम एक टेस्टिमनी को कह सकते हैं, बयान को, स्टेटमेंट को कहते हैं। एलिबाई वो स्टेटमेंट होता है जिसमें आप ये दिखाते हो कि आपने या जिस भी पर्सन के लिए आप एलिबाई दे रहे हो वो अपराधी नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द क्राइम, एट द मोमेंट ऑफ द क्राइम वो पर्सन वहां पे था ही नहीं, he or she was somewhere else। ये एलिबाई है। तो क्या है कि संदिग्ध व्यक्ति ने एलिबाई दी, कहा कि मैं वहां था ही नहीं, तो पुलिस ने संदिग्ध की एलिबाई पर डाउट किया, उसकी विरासिटी पर डाउट किया, उसकी सच्चाई पर, सही होने पर डाउट किया। एग्जाम्पल नंबर 3, सिंस द विटनेस इज अ नोन एनिमी ऑफ द डिफेंडेंट, क्योंकि ये जो विटनेस है, जो बयान देने आया है, जो अपने आप को गवाह कह रहा है, ये डिफेंडेंट का नोन एनिमी है, मतलब ये दुश्मन है, खुला दुश्मन है उस बंदे का, इसलिए हिज टेस्टिमनी सर्टेनली नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड फॉर इट्स वेरासिटी। ऐसे में इसने जो बयान दिया है इसकी वेरासिटी को जरूर चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि जो दुश्मन है वो तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा ना, तो वेरासिटी नीड्स टू बी कंफर्म्ड। सिनोनिम्स, वेरिटी, वेरिसिमिलिट्यूड, ध्यान से देखिए इन दोनों वर्ड्स में भी सेम रूट आ रहा है, VER। ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी मतलब सत्यता। एंटोनिम्स, फॉल्सहुड, डिसेट, फैलेसी, डिसऑनेस्टी, फैब्रिकेशन, ये सब। डिसीट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, याद कर लीजिए। वर्ड इज वोरेशियस। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड वोरेशियस को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड है वोरेशियस, पार्ट ऑफ स्पीच से एक एडजेक्टिव है। मोस्टली कोई वर्ड जब OUS पे रुकता है तो वो एक एडजेक्टिव ही बनता है, जैसे कि सीरियस है, फेमस है, जुडिशियस है, क्यूरियस है, कॉशियस एंड मेनी अदर्स। तो वोरेशियस एक एडजेक्टिव हो गया। अब मीनिंग जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इट मीन्स हैविंग अ लार्ज एपेटाइट, जिसका पेट बहुत बड़ा हो। ग्रीडी, लालची टाइप का आदमी। भुक्खड़ टाइप का आदमी जिसको कहते हैं, क्या, भुक्खड़, जिसको जो दे दीजिए वो कम है, जो सब कुछ खा जाएगा, राइट। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है भुक्खड़, वोरेशियस का। अच्छा, लेकिन इस मीनिंग को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। एक भूख होती है खाने को लेकर कि आप 10 रोटी खा जाएंगे। एक भूख होती है प्रॉपर्टी को लेकर, हथियाने को लेकर कि ये भी प्रॉपर्टी मेरी हो, वो भी प्रॉपर्टी मेरी हो, तो वहां पर आप लालची हो जाएंगे, राइट। अच्छा, वोरेशियस सिर्फ नेगेटिव वर्ड ही नहीं है, क्योंकि अगर आदमी बहुत कुछ खा रहा है या बहुत लालची है तो ये नेगेटिव ही तो हुआ, बट इट डज नॉट ऑलवेज मीन नेगेटिव। कभी कभी इसका मीनिंग पॉजिटिव भी है। कैसे, पढ़िए। विलिंग टू गेन मोर नॉलेज और नो अबाउट मेनी न्यू थिंग्स। एक ऐसा बंदा जो ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जानना चाहता है। एक ऐसा बंदा जो बहुत खंगालना चाहता है चीजों को, ये भी मैं पता कर लूं, वो भी मैं पता कर लूं, जो बहुत एडवेंचरस टाइप का आदमी होता है, उसको भी वोरेशियस कहा जाता है। तो देयर इट इज पॉजिटिव, राइट। अच्छा, ये मीनिंग हो गया। अब इस मीनिंग को याद कैसे रखेंगे, रिलेट कैसे करेंगे। आप एक बात ध्यान से देखिए, इसमें जो VOR है ना, VOR एक रूट है, इसका मतलब ही होता है टू ईट।
शाकाहारी जानवरों को क्या कहते हैं? हर्बीवोर। क्या कहते हैं? हर्बीवोर। तो हर्बीवोर में VOR आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। जो सब खाते हैं उन्हें ओमनीवोर कहते हैं, उसमें भी VOR आता है। जो मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स बोलते हैं, उसमें भी VOR आता है। तो VOR मीन्स टू ईट। तो जब वोरेशियस आदमी है तो वो बहुत खाएगा, तो वो भुक्खड़ हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। इन द जंगल देर आर मेनी वोरेशियस एनिमल्स। जंगल में बहुत सारे वोरेशियस एनिमल्स हैं दैट विल ईट एनीथिंग दे कुड कैच। जो कुछ भी पाएंगे वो सब खा जाएंगे, मतलब उनका पेट कभी भरेगा ही नहीं। बहुत भुक्खड़ टाइप के लार्ज एपेटाइट्स हैं इनके। नंबर 2, अब इसको देखिए सर, नंबर 3 को पहले। द वोरेशियस ईटर एट ऑल द फूड एंड लेफ्ट नथिंग फॉर हिज फ्रेंड। वो बंदा ना वोरेशियस ईटर था और उसके चलते वो सारा फूड खुद ही खा गया और अपने दोस्तों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ये तो खाने को लेकर हो गया। अब नंबर 2 पे आइए। सिंस आई एम अ वोरेशियस रीडर आई ऑफ्टन रीड 2 to 3 बुक्स अ डे। चूंकि मैं एक वोरेशियस रीडर हूं, ये वाला मीनिंग है, विलिंग टू गेन मोर नॉलेज एंड टू नो अबाउट मेनी न्यू थिंग्स। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कोई कह रहा है मैं एक वोरेशियस रीडर हूं इसलिए मैं रोज जो है 2 से 3 किताबें तो पढ़ ही डालता हूं, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन करना चाहता हूं, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहता हूं। लास्ट एग्जाम्पल देखिए। ओनली अ वोरेशियस पर्सन लाइक यू। तुम जैसा कोई चालाक आदमी ही कैन थिंक ऑफ गेटिंग ऑल द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन हिज नेम। ये देखिए, ये लालची हो गया। तुम जैसा कोई बहुत ही भुक्खड़ टाइप का, चालाक टाइप का आदमी ही ये सोच सकता है कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम रजिस्टर्ड हो जाए। आई होप आपको ये वर्ड जरूर क्लियर हो गया होगा। सिनोनिम्स: इनसेटिएबल, ग्लटनस, पेटू, ग्रीडी, रैपिशियस, एक्विजिटिव, राइट। रैवेनस भी एक वर्ड होता है। इन्क्विजिटिव जिज्ञासु टाइप का आदमी होता है जो बहुत कुछ जानना चाहता है। एंटोनिम्स: जो सेटिस्फाइड है, कॉम्प्लिसेंट है, कंटेंटेड है, जिसको जितना दे देंगे उतना ही उसके लिए ठीक हो जाएगा। वर्ड इम्पेरेटिव। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड इम्पेरेटिव को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच से एक एडजेक्टिव है। मीनिंग से ये वर्ड पॉजिटिव है और इसका मतलब है समथिंग विच इज एसेंशियल, नेसेसरी, अर्जेंट, टू बी डन, इंपॉर्टेंट इन नेचर। जो चीज़ आवश्यक है, ज़रूरी है, जिसे किया जाना चाहिए। जैसे कि टीथ को ब्रश करना, ज़रूरी है कि आप दिन में 2 बार टीथ को ब्रश करें। इट इज़ इम्पेरेटिव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। तो जो चीज़ें इम्पेरेटिव हैं वह आपके फेवर में हैं, इसलिए आपको उन्हें ज़रूर करना चाहिए। इम्पेरेटिव एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, राइट। अब दूसरी बात, जैसे इट इज़ इम्पेरेटिव टू पे रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स। बड़ों की बात को सुनना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इट इज़ इम्पेरेटिव टू पे अटेंशन टू एन ऑनेस्ट पीस ऑफ एडवाइस। ज़रूरी है कि अगर कोई आपको सही सलाह दे रहा हो तो उस पर आप ध्यान दें। तो जो चीज़ें इम्पेरेटिव हैं वो एसेंशियल हैं नेचर से और उन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे समझने का सीधा सा तरीका है कि टेंस में पढ़ाया, टाइप ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ाया जाता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिनका मतलब है आज्ञा सूचक वाक्य। अब आज्ञा तो गलत भी हो सकती, किसी को जबरदस्ती आप डरा धमका रहे हो। तानाशाही मुल्क में तो आज्ञा क्या है? एक गंदा ऑर्डर है। लेकिन आज्ञा एक ऐसी चीज़ है जिसे किया तो जरूर जाएगा ना। आप किसी ऑर्डर को नॉर्मली डिनाई तो नहीं कर सकते, डिफाई तो नहीं कर सकते कि नहीं मानेंगे हम ऑर्डर को। तो एक ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको मानना ही होता है। तो जो चीज़ें इंपेरेटिव है वो एक तरीके से नेसेसरी टू बी डन है, उनको जरूर किया जाना चाहिए, मैंडेटरी टाइप से। अ कॉम्प्रहेंसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन इज इंपेरेटिव फॉर रेजिंग स्टैंडर्ड इन यंग जनरेशन। यंग जनरेशन में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन का एक कॉम्प्रहेंसिव मॉडल आए, व्यापक मॉडल आए। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर पॉलिटिशियंस टू बी गुड कम्युनिकेटर्स। पॉलिटिशियंस के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे कम्युनिकेटर्स हों, मतलब अपनी बात को जनता तक अच्छे से पहुंचाना जानते हों। देन ओनली दे कैन एक्सेल इन पॉलिटिक्स। एक और एग्जाम्पल है, इट इज़ फास्ट बिकमिंग इम्पेरेटिव फॉर यंगस्टर्स टू बी कन्वर्सेंट इन इंग्लिश टू ग्रैब अ गुड जॉब। आज के समय में बहुत तेज़ी से ये जरूरी हुआ जा रहा है यंगस्टर्स के लिए कि वो इंग्लिश में कन्वर्सेंट हो, मतलब उनको बढ़िया इंग्लिश आती हो, कम्युनिकेशन उनका बढ़िया हो इंग्लिश में, तब जाकर के उनको अच्छी नौकरियां मिलती हैं। तो अंग्रेजी का नॉलेज भी इम्पेरेटिव हो गया है। सिनोनिम्स: एसेंशियल, रिक्वायर्ड, वाइटल, क्रूशल, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एंटोनिम्स: नॉन एसेंशियल, अवॉइडेबल, ऑप्शनल, इस तरीके से।
वर्ड impecunious। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड impecunious को डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड impecunious इज एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है someone who is impecunious has very little or no money। एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत थोड़ा सा पैसा हो या बिल्कुल भी पैसा ना हो, जिसको आप एक शब्द में कंगाल कह सकते हैं। सो पीपल हु आर impecunious आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ मनी। उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, स्पेशली पैसा नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब हम इस वर्ड को समझेंगे कैसे। पहली बात, एम से ये नो हो जाएगा ऑपोजिट, लाइक पॉसिबल, इम्पॉसिबल। एक्चुअली पिक्यूनियस इज ऑल्सो अ वर्ड। पिक्यूनियस इज वन हु हैज प्लेंटी ऑफ मनी। पिक्यूनियस वो बंदा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। सो इम्पिक्यूनियस वो बंदा है जिसके पास ना के बराबर पैसा है, लाइक पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। अच्छा, एक और वर्ड है पिक्यूनियरी। क्या है? पिक्यूनियरी। पिक्यूनियरी अमीरी को कहते हैं। जब आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे दैट पिक्यूनिया इज रूट विच मीन्स मनी। पिक्यूनिया इज रूट विच मीन्स मनी। अब लेकिन ये रूट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, 3 to 4 वर्ड से इससे यूज में आते हैं, लाइक पिक्यूनियरी, अमीरी, पिक्यूनियस, रिच, इम्पिक्यूनियस, नॉट रिच एट ऑल, गरीब। तो जैसे चाहे वैसे आप समझ सकते हैं। तो जो बहुत मुश्किल में अपना पेट पाल पा रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे बंदे को इम्पिक्यूनियस कहा जा सकता है। एग्जाम्पल, plans are being developed by the government to help the impecunious people in the city who are without housing। सरकार ऐसी योजनाओं पे काम कर रही जिससे ऐसे लोगों को हेल्प की जा सके, स्पेशली उनको घर दिया जा सके जिनके पास पैसा नहीं है और घर भी नहीं है। एक और एग्जाम्पल है, इवन दो द सिंगर अर्न्ड लैक्स ऑफ रुपीज ड्यूरिंग हर हेडे। हेडे बोलते हैं जो आपका अमीरी का दिन होता है, जो पीक टाइम आपका होता है, जिसको स्वर्णिम युग कहा जाता है, जब आप टॉप पर होते हैं, शिखर पर होते हैं। तो व्हेन शी वाज ऑन हर पीक, उसने तब बहुत सारा पैसा कमाया। बट व्हेन शी डाइड शी वाज अ बिट इम्पिक्यूनियस। लेकिन जब वो मरने की स्थिति में आई तो उसके पास ना के बराबर प्रॉपर्टी, ना के बराबर पैसा था। तो शी वाज क्वाइट इम्पिक्यूनियस इन हर लास्ट डेज। सिनोनिम्स, पेनीलेस, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, हार्ड अप, ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इंडिजेंट, गरीब, डेस्टिट्यूट, कंगाल, इम्पावरिश्ड, पेन्यूरियस, ये सब। एंटोनिम्स, एफ्लुएंट मतलब जिसके पास बहुत पैसा हो, जिसको आप समृद्ध कह सकते हैं। वेल ऑफ, अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। वेल टू डू, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। प्रॉस्परस, ऑपुलेंट, ये सारे वर्ड्स। टेनेशियस, आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड टेनेशियस को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड टेनेशियस है पार्ट ऑफ स्पीच से एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव वर्ड है। इसका मीनिंग है टेनेशियस पीपल आर वेरी डिटरमाइंड एंड डू नॉट गिव अप इजीली। ऐसे लोग जो टेनेशियस होते हैं वो मन से बहुत मजबूत होते हैं, उनके हौसले आसमान पे होते हैं और वो आसानी से गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते। टेनेशियस होने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल्ड होना, डिटरमाइंड होना, बहुत ही मजबूत होना, फौलादी होना अंदर से, राइट। फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर के कम देखा जाता है इस वर्ड को, मेंटल स्ट्रेंथ को लेकर ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए मैं आपको समझने का तरीका बताता हूँ। सर एक्चुअली में टेन एक रूट है विच मीन्स टू होल्ड समथिंग फर्मली, किसी चीज़ को मजबूती से होल्ड करना। गौर करिए, एक वर्ड होता है टेनेंट। टेनेंट किराएदार को कहते हैं। किराएदार वो बंदा है जो एक सर्टेन टाइम तक किसी जगह को होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। एक टेन्योर वर्ड होता है। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। कार्यकाल वो समय है जब तक कोई व्यक्ति किसी पद पर बना ही रहेगा, उसको होल्ड करेगा, राइट, मजबूत से पकड़े रखेगा। एक वर्ड से मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस में क्या होता है कि चीज़ों को जब मेंटेनेंस कराया जाता है तो वो मजबूत हो जाती हैं, राइट। टेनेट्स एक वर्ड होता है, वो बिलीफ जिनका आप मजबूती से समर्थन करते हैं। एक वर्ड टेनेबल होता है, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो आपको लगता है बिल्कुल सही है तो आप उसके फेवर में खड़े हो जाते हो। टेनेबल आर्ग्यूमेंट लगता है, डिफेंडेबल आर्ग्यूमेंट लगता है वो। तो टेन एक रूट है जिसका मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग, फर्म। ग्रिप एक वर्ड होता है ना, जैसे बैट को जब पकड़िए तो उसमें ग्रिप होती है, तो वो ग्रिप टेन को कहते हैं,
राइट, मजबूती के लिए। अब सोचिए 10 रूट से टेनेंट मिला, टेन्योर मिला, मेंटेनेंस मिला, टेनेट्स मिला, टेनेबल मिला, अनटेनेबल मिला, और अब ये टेनेशियस वर्ड मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल का सहारा लेकर के 10 रूट को भी स्टडी कर लें। पहला एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज मीरा इज सो टेनेशियस शी राइजेस ईच टाइम शी फॉल्स। मतलब मीरा मन से बहुत मजबूत है, इसलिए हर बार जब वो गिरती है उठकर खड़ी हो जाती है। टेनेशियस पीपल कौन है? जो हार नहीं मानेंगे, राइट। दिस मैन इज सो टेनेशियस इन द डिफेंस ऑफ हिज राइट्स। जब बात आती है अपने अधिकारों का बचाव करने की, तो ये आदमी बहुत ज़्यादा मजबूत है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, बहुत टेनेशियस है। ये अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ये एक और एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा अच्छा कम है, फिर भी पढ़िए। Even as the man tried to chase him away, आदमी ने भगाने की कोशिश करी, the pit bull refused to release his tenacious grip on the little boy. पिट बुल ने एक बच्चे को पकड़ लिया था और वो उसको छोड़ नहीं रहा था। आप जानते हैं कि पिट बुल कितना ज़्यादा डेंजरस डॉग हो सकता है। मतलब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा ये सेंटेंस। सो टेनेशियस मीन्स व्हाट? टू बी स्ट्रॉन्ग विल्ड, फर्म होना, रेजोल्यूट होना, डिटरमाइंड होना, है ना, अनयील्डिंग होना एक तरीके से। रेजोल्यूट, बोल्ड, अनयील्डिंग, स्टॉन्च, रिलेंटलेस, परसिवरिंग, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और जब आप वीक बोल दोगे, इर्रेजोल्यूट, वेवरिंग, हिलता जुलता, वैसिलेटिंग, फिकल, कैप्रिशियस, नॉट सीरियस, ये सब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड इंडेलिबल को डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इंडेलिबल का मीनिंग है दैट विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, वॉश्ड अवे, डिलीटेड, इरेज्ड और फॉरगॉटन। जिसे रिमूव नहीं कर सकते, धुल नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते या भुला नहीं सकते। यानी कि कुछ जो परमानेंट है, जो छुड़ाने से भी छूटेगा नहीं, भुलाने से भी भूलेगा नहीं, मिटाने से भी मिटेगा नहीं, उसको बोलते हैं इंडेलिबल। बहुत ही सिंपल है इसे समझना। इंडेलिबल का डेल देखिए, दिख रहा है आपको? डेल। सर डेल का मतलब क्या होता है? डेल से ही तो एक टर्म बनता है डिलीट। फाइल को जब डिलीट कर देते हैं तो काम खत्म। किसी मार्क को, किसी अल्फाबेट को डिलीट कर दिया आपने कंप्यूटर से, तो हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया। तो जो चीज़ें डेलेबल हैं वो मिटाई जा सकती हैं, धुली जा सकती हैं, भुलाई जा सकती हैं। और डेलेबल के आगे जब आयन लगेगा तो आयन मीन्स ऑपोजिट, एक्टिव, इनएक्टिव, डिसेंट, इनडिसेंट, राइट। तो जो डेलेबल है दैट विच कैन बी रिमूव्ड, something which is indelible is it's what that cannot be removed। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो जो indelible है वो मिटाया नहीं जा सकता। सिर्फ ये स्टेन के लिए, निशान के लिए ही फिजिकली यूज नहीं होता, ये किसी याद के लिए भी यूज हो सकता है, किसी एक्सपीरियंस के लिए, कोई अनुभव जो आपको हमेशा दिमाग में रहे, आप उसे भुला ना सके, तो वो भी indelible एक्सपीरियंस हो सकता है। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 says, प्रभात was dismayed to see that the red wine had left an indelible stain on his favorite cotton shirt। प्रभात की फेवरेट कॉटन शर्ट पे रेड वाइन गिर जाने की वजह से एक दाग लग गया, स्टेन लग गया, और वो इनडेलिबल था, ये फिजिकल हो गया सर। एक और एग्जाम्पल है, seeing his bride coming up the church aisle। आयल बोलते हैं वो जो गलियारा होता है, जिस गलियारे से आप जा रहे होते हैं उसको आयल बोलते हैं, राइट। तो जैसे ब्याह हो रहा है तो एक महिला जो है उस गलियारे से, उस कॉरिडोर से जो है स्टेज पर आ रही है, और जेम्स की उससे शादी होनी। तो जेम्स क्या बोल रहा है? जेम्स रियलाइज दैट एन इनडेलिबल मेमोरी वाज बीइंग क्रिएटेड। जेम्स ने तुरंत ये समझा, जेम्स को लगा एक ऐसी याद बन रही है जो कभी भी दिमाग से हटेगी नहीं, एक इनडेलिबल मेमोरी क्रिएट हो रही, जिंदगी भर हम इस याद को दिमाग में अपने रखेंगे। हम सब चाह रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। Had India won the World Cup, it would have created an indelible memory in our minds। अगर इंडिया जीत गई होती तो, नहीं जीती है तो भी indelible memory है, बट वो अच्छी मेमोरी में नहीं आएगा, राइट। Synonyms, permanent, lasting, intact, which means solid, मजबूत। Antonyms, temporary, evanescent, erasable, transitory, short-lived, ये सब। की स्लाइड में इसी वर्ड connivance को डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वर्ड इज अ नाउन
इसका जो वर्ब फॉर्म है इट इज कनाइव। कनाइव, कनाइव एक वर्ब है और इसका मतलब है टू विंक एट समथिंग, मतलब देख कर अनदेखा कर देना, देख कर अनदेखा करना, राइट। और खास तौर पे क्या देख कर अनदेखा करना, कुछ गलत हो रहा है और उसे देख कर आप अनदेखा कर दें। कहते हैं कि अगर गलत के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाते, आप अनदेखा कर देते हैं, तो इन अ वे यू आर सपोर्टिंग दैट रॉन्ग एक्टिविटी, यू आर सपोर्टिंग इनजस्टिस। तो कनाइवेंस का मतलब यही है, किसी गलत काम को अप्रत्यक्ष तरीके से सपोर्ट करना, एक्टिवली उसका पार्ट भले ही आप ना हो, लेकिन कुछ गलत हो रहा है और आप कुछ कह नहीं रहे हैं, तो आप एक प्रकार से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू आर अलाउइंग समथिंग रॉन्ग टू हैपन, यू आर अलाउइंग समथिंग इलीगल टू टेक प्लेस। ये कनाइवेंस है, किसी गलत काम को होने देना, उसकी उपेक्षा या अनदेखी कर देना, उसको रोकना नहीं, जो हो रहा है उसे होने देना, राइट। कनाइव से बनेगा, पढ़िए, द एक्ट ऑफ अलाउइंग एन इलीगल एक्शन टू टेक प्लेस, राइट। अब कुछ सही हो रहा है तो उसको अलाउ करना ही नहीं होता, वो तो होना ही चाहिए। किसी गलत काम को अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड कनाइवेंस, right? It is a sheer act of connivance that despite being the umpire, you are favoring one team. आप एक अंपायर होने के बावजूद भी एक टीम को गलत तरीके से फेवर कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। इट इज एन एक्ट ऑफ कनाइवेंस, ये तो गलत काम को होने देना है सर, आप उसको यहाँ पे तो कर ही रहे हैं आप एक तरीके से। एक और एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ द टीचर्स कनाइवेंस the classroom bully was able to harass many of his fellow students. क्लासरूम में एक बदमाश बच्चा था जो कि बाकी बहुत से स्टूडेंट्स को हरास करता था। ये बात टीचर को मालूम थी, लेकिन टीचर ध्यान नहीं देता था इस बात पर, टीचर इग्नोर करता था इस चीज को। तो टीचर के कनाइवेंस की वजह से, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि टीचर ने एक तरीके से छत्र छाया दे रखी थी, ये कनाइवेंस है। किसी गलत काम को होने देना, उसको बढ़ावा देना, उसे सपोर्ट करना, उसे छत्र छाया देना, कांटे के पेड़ को पानी देने जैसा है कनाइवेंस। सिनोनिम्स, नेग्लिजेंस, विंकिंग, रिलक्टेंस एंड कोल्यूजन। कोल्यूजन तो 60 गांठ के लिए आ जाएगा, गलत काम का हिस्सेदार होना। एंटोनिम्स में आप डिसअप्रूव करोगे, सवाल करोगे, इच्छा नहीं दिखाओगे कि ये होना चाहिए। इधर विलिंगनेस है कनाइवेंस में, तो इच्छा नहीं होनी चाहिए। प्रॉक्सिमिटी, आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड प्रॉक्सिमिटी को डिटेल में जानते हैं। प्रॉक्सिमिटी, ये जो वर्ड है इट्स अ नाउन और इसका मीनिंग है नियरनेस इन डिस्टेंस और इंक्लिनेशन इन इमोशंस। मतलब अगर डिस्टेंस है तो उसमें करीबी होनी चाहिए, कि मतलब आप किसी के बहुत करीब है, पास में है, निकटता जिसको कहा जा सकता है। और अगर रिलेशन से इमोशंस की बात आए तो वहां पे अटैचमेंट होना चाहिए, इंक्लिनेशन, झुकाव होना चाहिए, जिसको आप घनिष्ठता कह सकते हैं, राइट। तो निकटता या फिर घनिष्ठता इस वर्ड का मीनिंग है, ठीक। अब हम इस मीनिंग को याद कैसे रखेंगे? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा अप्रॉक्सीमेट, जरूर पढ़ा होगा। अप्रॉक्सीमेट का क्या मतलब है? लगभग, तकरीबन, करीब करीब। क्या मैंने बोला? करीब करीब। आइए मैं और अच्छे से समझाता हूँ। एक हॉल है, क्लासरूम है, जिसकी कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स की, वो ऑलमोस्ट फुल है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो हॉल लगभग भरा हुआ है, यानी कि 100 के करीब स्टूडेंट्स हैं ना वहाँ पे, 100 के करीब हैं स्टूडेंट्स। कोई प्लेस है जिसकी डिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर्स है, मतलब लगभग 200 के आसपास है, यानी कि 200 किलोमीटर के करीब है। आप हिंदी में शब्द समझिए, 200 किलोमीटर के निकट है, 200 किलोमीटर के करीब है। सो अप्रॉक्सीमेट मतलब निकट या करीब, उसी से बहुत ज्यादा रिलेट करता है ये वर्ड प्रॉक्सिमिटी, जिसका मतलब क्या है? निकटता या घनिष्ठता या करीबी जिसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल 1, दिस रेस्टोरेंट इज डूइंग गुड बिजनेस लार्जली ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द रेलवे स्टेशन। ये रेस्टोरेंट अच्छा बिजनेस कर रहा है, खास तौर पे क्यों? इसलिए क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के बहुत करीब है। मान लो कि रेलवे स्टेशन और इसके बीच में सिर्फ 100 मीटर्स का ही फासला हो, यानी कि रेलवे स्टेशन के ये बहुत करीब है ना, ये फिजिकल डिस्टेंस हो की कहानी हो गई। एक और एग्जाम्पल है, इन टूडेज आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ लाइफ,
आज का जो हमारा लाइफ है बड़ा ही आइसोलेटेड है, अलग अलग रहने वाला। देर इज हार्डली एनी प्रॉक्सिमिटी लेफ्ट इन वंस रिलेशनशिप। बिल्कुल सही बात है। आज की जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही न्यूक्लियर हो चुकी है, आइसोलेशन में लोग रहते हैं, जिसके चलते अब रिलेशनशिप में हमारे आपके किसी के भी प्रॉक्सिमिटी नाम की चीज नहीं बची। घनिष्ठता, अपनापन, इमोशंस या इमोशनल अटैचमेंट जैसी चीजें नहीं बची हैं। सिनोनिम्स: नियरनेस, क्लोजनेस, जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन मतलब आमने सामने, अगल बगल में। प्रोपिनक्विटी, करीबी। विसिनिटी, लोकेलिटी, स्थानीय। इंक्लिनेशन, झुकाव। एंटोनिम्स: डिस्टेंस या फिर रिमोटनेस। आगे की स्लाइड में इसी वर्ड एबरेंट को डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एबरेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है स्टेइंग अवे फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और राइट वे ऑफ बिहेविंग और रिएक्टिंग। एबरेंट का मतलब होता है जो चीज असामान्य है, असामान्य है, जो नॉर्मल नहीं लगती, अजीब जिसको कह सकते हैं, राइट, वो एबरेंट है। ये किसी पर्सन के बिहेवियर से बहुत रिलेट करता है। ये किसी पर्सन के बिहेवियर से बहुत रिलेट, जैसे कोई आदमी अपने ही बालों को नोचे डाल रहा हो तो वो क्या है, एबरेंट टाइप। ये कई बार मेंटल डिसऑर्डर से रिलेट करता है। जो व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित होता है वो अक्सर एबरेंट करेगा, वो गंदे कपड़े पहनेगा, राइट, अपने कपड़ों को फाड़ भी सकता है, वो एबरेंट हो सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी बॉलीवुड की, भूल भुलैया, विद्या बालन स्टारर। जब वो उसमें वो मंजुलिका वाला एपिसोड ऐड होता है तो वो एक नॉर्मल सा दिखने वाली लड़की जो है एबरेंट हो जाती है। ये है इसका एक्चुअल मीनिंग, एबरेंट। ठीक, आप जैसे एबरेंट का मतलब ये भी होता है कि एक सही रास्ते पे दुनिया चल रही है, आप एक अलग रास्ते पे ही जा रहे हैं और वो गलत है, सही नहीं है, एबरेंट। आप इस इमेज का सहारा लीजिए। इसमें देखिए बहुत सारी चींटियां हैं, एक सर्टेन पाथ पे जा रही, और ये चींटी देखिए ये अलगे जा रही, जैसे दारू के नशे में हो, तो शी इज ऑन एन एबरेंट पाथ, राइट। इसको कहते हैं एबरेंट। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए, इसके बीच में ERR दिख रहा है। ERR इज रूट, इसी से वर्ड बनता है एरर, गलती। तो अगर आप एबरेंट हैं, आपका तरीका एबरेंट है, तो आप गलती करते हैं, आप सही तरीके से किसी काम को नहीं करते हैं। ठीक, आप गलत हैं, आप नॉर्मल नहीं हैं, एबनॉर्मल हैं, कॉमन नहीं है, अनयूजुअल हैं। और आप इसे पॉजिटिव तरीके से बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि एर का संबंध गलती करने से है। एक सर ऑर्डिनरी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी तो होता है, वो भी तो सामान्य नहीं है, वो भी तो असामान्य है, लेकिन वो असामान्य उपलब्धि है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज अ पॉजिटिव वर्ड, बट एबरेंट इज अ नेगेटिव वर्ड। एरर से आप रिलेट करिए। सर एबरेंट वर्ड का जो वर्ब फॉर्म है वो एबरेट है, कोई गलती करना, इट इज अ वर्ब, और ये इसका नाउन वर्जन है एबरेशन, नाउन वर्जन। एग्जांपल्स देखिए और क्लियर होगा। एन एबरेंट ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स इज ऑफन अ सिम्टम ऑफ कैंसर। सब बॉडी में जो सेल्स होती वो ग्रो तो करती हैं, तभी तो आदमी जवान होता है, लेकिन अगर उनकी ग्रोथ एबरेंट हो तो उसे कैंसर जैसी डिजीज होती। ये नहीं कि उससे आदमी की हेल्थ बढ़िया हो जाती। तो एबरेंट ग्रोथ से, सेल्स की एबरेंट ग्रोथ से व्यक्ति को कोई फायदा नहीं हुआ ना, उससे तो उसको एक इनक्योरेबल डिजीज जैसी समस्या हो गई। ये देखिए, माई अंकल हैज एन एबरेंट वे ऑफ टाइंग हिज शू लेसेस। उनका शू लेसेस बांधने का तरीका ही बड़ा अलग है। सब नॉर्मल तरीके से बांधते हो, पीछे फंसा के बांधते हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? या हो सकता है वो शूज के नीचे शू लेसेस ले जा करके बांधते हैं, तो वो एबरेंट स्टाइल ऑफ टाइंग शू लेसेस हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये एक्चुअली चलने के लिए है। When an astronomer looked into his telescope, he was shocked by the sight of an star moving in an aberrant path. ये जो stars होते हैं इनका अपना एक certain path होता है जिस पे वो move करते हैं, लेकिन उस बंदे ने, उस एस्ट्रोनॉमर ने जब अपने टेलीस्कोप में देखा तो उसने देखा कि एक स्टार अजीबोगरीब रास्ते पे जा रहा है। इस बात से वो शॉक हो गया, एबरेंट। आपने देखा है कि कुछ लोग जो है सड़क पर या गांव में, घर में, कहीं पर भी, कोई नहीं तो अपने आप से बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या है वो? एबरेंट है। क्या है सर? एबरेंट है। सिनोनिम्स:
एबनॉर्मल, डिस्ट्रैक्टेड, एटिपिकल, इरांट, एरर से संबंधित है, डेविएंट, डेविएशन से संबंधित है, इसेंट्रिक, सनकी होने से, डाइवर्जेंट, डाइवर्जन से संबंधित है, एरिंग, फिर से एरर से संबंधित है। तो ये सब गलती और गलत के बीच की बातें हैं। अब ये एंटोनिम्स नॉर्मल, नेचुरल, कॉमन, रेगुलर, टिपिकल, राइट, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ये सब। और हेल्दी में मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि अक्सर जो बंदा एबरेंट है वो बीमार है, अक्सर वो बंदा जो एबरेंट है वो बीमार है। ही नीड्स अ काउंसलर, ही नीड्स अ डॉक्टर। तो अब डॉक्टर क्या करेगा, उसको हेल्दी कर देगा, तो ये उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड विथस्टैंड को डिटेल में जानते हैं। ये जो वर्ड है विथस्टैंड इज अ वर्ब, और इसकी जो आगे की फॉर्म्स है वही है जो स्टैंड की हैं, जैसे कि स्टैंड, फिर स्टूड और फिर स्टूड। तो इसकी आगे की फॉर्म्स क्या है, विथस्टूड, विथस्टूड वर्ब है ये। और इसका मीनिंग क्या है, टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड और होल्ड अगेंस्ट ऑड्स और डैमेज। मतलब इतना मजबूत होना कि आप खड़े रहें, आप पोजीशन को होल्ड करके रखें चुनौतियों के खिलाफ, नुकसान के खिलाफ। मतलब आप गिरे ना, टूटे ना, डैमेज ना हो, डटे रहें, एक तरीके से डट कर सामना करें। सो दिस वर्ड इज पॉजिटिव, क्योंकि जब आप विथस्टैंड करते हैं तो कितनी भी एडवर्सिटीज क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा चैलेंजेस क्यों ना हो, आप गिव अप नहीं करते, आप सरवाइव कर जाते हैं, आप विनर निकल के आते हैं। जैसे बहुत तेज तूफान चल रहा हो तो आपने देखा कि एक पेड़ जो है बहुत ज्यादा झुक गया, आपको लगा ये टूट जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा, एंड यू नो व्हाट हैपेंड, तूफान चला गया, वो पेड़ फिर से सीधा हो गया। यानी कि उस पेड़ ने तूफान के असर को विथस्टैंड किया, उसका सामना किया, उसके आगे वो टूटा नहीं, गिरा नहीं सर, राइट। ये है विथस्टैंड का मीनिंग, लिखा है ना, टू रेजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ समथिंग। और चूंकि ये पॉजिटिव वर्ड है इसीलिए जो चीज डैमेज करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ ये खड़े होने की बात हो रही है, वो नुकसानदायक है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ इंडियंस ने विथस्टैंड किया था, फ्रीडम फाइटर्स लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी एंड मेनी अदर्स, दे विथस्टूड द ब्रिटिश फोर्सेस, राइट। एक चीज और आपको समझनी है कि आप जब ना, चलिए उसको अभी कुछ देर बाद बताते हैं, इसका मीनिंग कैसे समझेंगे। देखिए विथस्टैंड को तो देख के लगता है कि किसी के साथ आप खड़े हैं, है ना, स्टैंड मतलब खड़े हैं, विद मतलब के साथ, तो किसी के साथ आप खड़े हैं तब तो सपोर्ट करना हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी के साथ आप खड़े हैं, आप किसी के सामने खड़े हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, फेस करने के लिए तैयार हैं। ये है विथस्टैंड का मीनिंग। तो मीनिंग को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होना, वरना आपको लगेगा कि विथस्टैंड का मीनिंग सपोर्ट करना है, जबकि विथस्टैंड का मीनिंग है अपोज करना, चैलेंज करना, कन्फ्रंट करना। एग्जाम्पल देखिए, दीज बिल्डिंग्स हैव बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे, इन बिल्डिंग्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है दैट दे कैन विथस्टैंड एन अर्थक्वेक, कि एक अर्थक्वेक से भी लड़ सकती हैं, उसका भी सामना कर सकती हैं, विथस्टैंड कर सकती हैं। खास बात जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि विथस्टैंड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। जैसे कि आप ये ना सोचे कि विथस्टैंड लिखा है तो अब आगे फिर अगेंस्ट आना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रकार से लड़ रहे हैं किसी से, किसी के खिलाफ ही तो हैं, तो आपका मन कर सकता है विथस्टैंड अगेंस्ट अर्थक्वेक, लेकिन कोई प्रेपोजिशन विथस्टैंड के साथ नहीं आता। ये इस वर्ड की एक और सुंदरता है। एग्जाम्पल 2, I know I'm right, so I am ready to withstand criticism of any scale. मैं जानता हूं कि मैं सही हूं, इसलिए मैं किसी भी प्रकार की आलोचना से लड़ने को तैयार हूं, उसका डट कर सामना करने को तैयार हूं। This is called to withstand, right? अब जो तीसरा एग्जाम्पल है, it says many small flower plants aren't strong enough to withstand cold and frosty weather. आपने देखा है कि तमाम छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो ठंडियों में खराब हो जाते, सूख जाते हैं, है ना, दे ड्राई आउट। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और फ्रॉस्टी यानी जमने वाले वेदर से डट कर मुकाबला नहीं कर पाते, उसके आगे खड़े नहीं हो पाते, उसको चैलेंज नहीं कर पाते, उससे लड़ नहीं पाते हैं। तो ये था वर्ड विथस्टैंड। सिनोनिम्स, एंड्योर करना, टॉलरेट करना, कन्फ्रंट करना, और देखिए सर्वाइव करना। सर्वाइव का मतलब ही है कि लड़ झगड़ के आप ही जीतेंगे। जैसे कि यूं समझिए कि कोविड ब्रेकआउट हुआ, कितनी ज्यादा तबाही हुई, इसके बावजूद भी कौन जीता? ह्यूमैनिटी जीती ना, कोविड तो हार गया। वी सक्सेसफुली विथस्टूड कोविड-19।
रेजिस्ट करना, रोक लेना। एंटोनिम्स में आप घुटने टेक देंगे, हार मान लेंगे, सरेंडर कर देंगे, ईल्ड कर देंगे, गिव इन कर देंगे। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड रेमिशन को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड है इट्स अ नाउन, रेमिशन। दूसरी बात, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इस बात का खास ध्यान रखें। रेमिशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, वेरी पॉजिटिव वर्ड, आपके बहुत काम का वर्ड है। आइए पढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और लेसनिंग द इंटेंसिटी और सीवियरिटी ऑफ समथिंग। इसका मतलब है किसी चीज की गंभीरता को, उसके असर को, उसके इम्पैक्ट को कम करना, बहुत हद तक कम कर देना। किसके इम्पैक्ट को? यूजुअली अ सेंटेंस, यानी कि कोई सजा। मान लीजिए किसी केस में किसी को 5 साल की सजा दी गई, तो जब रेमिशन होगा तो उसकी सजा को हो सकता है 2 इयर्स कम कर दिया जाए, अब उसको सिर्फ 3 इयर्स ही जेल में रहना पड़े। ये है रेमिशन का मीनिंग। टैक्सेस, लेट से किसी को 100 रुपीज़ की ड्यूटीज डिपॉजिट करनी थी, उसको कम करके अब 60 पे कर दिया गया, तो ये सहूलियत के लिए इस्तेमाल होता है, सुकून के लिए, आराम के लिए। अब किसी की सज़ा कम हो जाए, किसी को चार्जेस जो जुर्माना देना पड़े वो कम हो जाए, तो ये कितनी बढ़िया बात है, राइट। ये है रेमिशन का मीनिंग। गंभीरता को, इंटेंसिटी को, इम्पैक्ट को, सीवियरिटी को कम कर देना, बहुत हद तक कम कर देना। कई बार तो इतना कम कर देना कि वो माफ़ी के जैसे भी हो जाए। लेट से किसी को 100 रुपीज़ की ड्यूटीज जमा करनी थी, तो पूरा का पूरा ही माफ़ किया जा सकता है। रेमिशन का ये भी है। लेट से किसी को अगर 6 इयर्स की जेल हुई है, तो रेमिशन में कभी कभी ये भी हो सकता है कि उसकी सारी सज़ा माफ़ कर दी जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये है रेमिशन का मीनिंग। एक और मीनिंग है रेमिशन का, वो पढ़िए। अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच a disease remains less severe, inactive, and the patient seems to be recovering from his or her illness. जो रेमिशन वर्ड है ये बीमारियों के लिए भी होता है। कभी कभी कोई बीमारी क्या होता है ना, पहले अपीयर होती है, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो कई बार ट्रीटमेंट से बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, और कई बार बीमारी दब जाती है। तो हो सकता है वो 6 महीने तक दबी रहे, हो सकता है 6 साल तक दबी रहे। जवानी में किसी को एट द एज ऑफ 40 किसी को मान लीजिए घुटनों में पेन हुआ, फिर उसने ट्रीटमेंट उसका करा लिया, फिर वो पेन उसको हुआ ही नहीं अगले 10 इयर्स तक, बिल्कुल नहीं हुआ। फिर 10 इयर्स के बाद फिर से होना शुरू हुआ। तो ये जो 10 इयर्स थे बीच में, इस बीच में उसकी डिजीज जो है वो रेमिशन में रही, राइट। बीमारी जब दबी रहे, वो कितना भी समय हो सकता है, और जब बीमारी दबी रहेगी तो पर्सन को क्या लगेगा कि वो जो है अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है या रिकवर कर चुका है। तो ये है रेमिशन का मीनिंग। अब मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए इसमें MISS एक रूट है, इसका मतलब होता है जाने देना, मूव करने से रिलेशन है, हटाने से, जाने देने से है। गौर करिए MISS से ही सर मिशन वर्ड बनता है, लोग मिशन पर जाते हैं। इसी से मिसाइल वर्ड बनता, मिसाइल दागी जाती है। इसी से डिसमिस वर्ड बनता, डिसमिस कर देने पर एक पर्सन को भगा दिया जाता है। मिशन हो गया, मिसाइल हो गया, डिसमिस हो गया। आपने एक वर्ड एमिशन भी तो पढ़ा होगा हिंदी में, जिसको उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में क्या होता है? जो गैसेज हैं वो रिलीज की जाती हैं, छोड़ी जाती हैं, दूर की जाती हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो MISS, इसी से सर ओमिशन बनता है। ओमिशन का मतलब भी रिमूव करने से होता है, हटाने से, दूर करने से। तो आप समझिए ना सर, किसी पर जो पाबंदी लगी थी वो पाबंदी हटा दी गई, किसी को जो 10 साल की सजा दी गई थी उसका कैप हटा करके कम कर दिया गया। तो ये सब रेमिशन का काम है, पॉजिटिव वर्ड है, इस बात का ध्यान रखें। एग्जाम्पल से और क्लियर हो सकता है। विल्डिंग इट्स पावर ऑफ रेमिशन, पावर ऑफ रेमिशन का इस्तेमाल करते, विल्ड का मतलब इस्तेमाल करते हुए, माफी का जो पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए, द स्टेट हैज रिड्यूस द डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड टू अ 50-year-old लेडी टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आप यहाँ रिड्यूस करके कम्यूट भी कर सकते हैं, कम्यूट का मतलब ही बदलना होता है। लिखा है कि स्टेट ने अपनी पावर ऑफ रेमिशन का इस्तेमाल करते हुए एक 50 साल की बूढ़ी महिला जिसको डेथ सेंटेंस दी गई थी, मतलब मौत की सजा सुना दी गई थी, तो उस सजा को बदल करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया है कि आजीवन कारावास रहेगा। आप ही बताइए कि मौत की सजा ज्यादा कठिन है या आजीवन कारावास की सजा? मौत की सजा, तो उसको कम ही तो कर दिया गया कि अब मौत की सजा नहीं होगी।
इसी को रेमिशन कह दिया जाएगा। एक और एग्जांपल, हर डिजीज हैज रीअपीयर्ड आफ्टर बीइंग इन रेमिशन फॉर ऑलमोस्ट 5 years। उसकी बीमारी 5 साल तक के लिए लगभग रेमिशन में रही और उसके बाद फिर से अपीयर हो गई, फिर से उसको वो बीमारी दिखने लगी। ये डिजीज के लिए हो गया, ये पनिशमेंट के लिए हो गया। अब इसको देखिए, द कंपनी हैज लॉस्ट अ ग्रेट डील ऑफ बिजनेस। कंपनी को बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एंड इज नाउ सीकिंग रेमिशन इन टैक्सेस। अब जो कंपनी है वो टैक्सेस में, ड्यूटीज में रेमिशन की मांग कर रही है या उम्मीद लगाए है कि सरकार की तरफ से कुछ रियायत दे दी जाए, आराम दे दिया जाए। सिनोनिम्स, रिस्पाइट, अबेयंस, सस्पेंशन, अबेटमेंट, रिवोकेशन, एग्जेम्पशन या रिप्रूव। ये कम करने के लिए है। फिर जब सजा की बात आएगी तो पार्डनिंग, अब माफ कर देना, अक्विटल, एब्सोल्यूशन या एक्सोनरेशन, रिहाई। इस वजह से रिहाई भी है कि किसी को 10 years की जेल दी गई, अब उसमें उसने 8 years जो है जेल में रह लिए, काट डाले, फिर 2 years का उसको रेमिशन मिल गया। तो जब 8 years वो जेल में रह लिया और 2 years का उसको रेमिशन मिल गया, तो वो 8 years के तुरंत बाद अब रिहा ही तो हो जाएगा। तो इसलिए रिहाई वाले शब्द भी आ गए। एंटोनिम्स में चीजों को और बढ़ाया जाएगा, जैसे कि वर्सनिंग है, एक्यूजेशन है, आरोप लगाया जाएगा, कंटिन्यूएशन किया जाएगा, चीजों को रोका नहीं जाएगा, उन्हें चलने दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड प्रोमिस्क्यूअस को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एंड में OUS लगा है जो कि एक इशारा है कि ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। इसका नाउन वर्जन होता है प्रोमिस्क्यूटी यानी CUITY। ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है हैविंग मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स एट द सेम टाइम। एक ऐसा बंदा जिसके तमाम लोगों से सेक्सुअल रिलेशंस रहते हों, तमाम उसके सेक्सुअल पार्टनर्स हों, फिजिकल रिलेशंस रहते हों, ऐसे बंदे को आप प्रोमिस्क्यूअस कहते हैं। व्यभिचारी, दुराचारी, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं हिंदी में फॉर सच अ पर्सन। तो प्रोमिस्क्यूअस होने का मतलब है हैविंग सेक्स विद मेनी पीपल एट द सेम टाइम, हैविंग फिजिकल रिलेशंस विद मेनी पीपल एट द सेम टाइम। ये है प्रोमिस्क्यूअस होने का मीनिंग। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? याद करने का तरीका थोड़ा सा फनी है। आप इतने हिस्से को बोलिए प्रॉमिस। क्या बोलिए? प्रॉमिस। और इसको बोलिए अस मतलब हम। अब दो लोग ये प्रॉमिस करते हैं दैट विल बी लॉयल टू ईच अदर, विल स्टे टुगेदर, विल हैंग बाय ईच अदर। हम एक दूसरे की केयर करेंगे, हम एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे, राइट? दो लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि हम लॉयल रहेंगे और उनमें से एक बंदा जो है वो उस प्रॉमिस को तोड़ देता है, स्पेशली अ बॉय, तो वो प्रोमिस्क्यूअस हो जाता है। क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जब देखे तो फीमेल्स के लिए प्रोमिस्क्यूअस वर्ड नहीं देखा मैंने, मेल्स के लिए ही देखा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्पेशली अ बॉय। तो दो लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि विल बी लॉयल टू ईच अदर, लेकिन उनमें से एक जो है प्रॉमिस को तोड़ देता है एंड ही कमिट्स एडल्टरी। वो दूसरे के साथ भी संबंध बनाता है बिसाइड्स बीइंग इन रिलेशनशिप विद समवन ऑलरेडी, तो वो प्रोमिस्क्यूअस हो जाता है। एग्जाम्पल से और समझेंगे हम। इन हिज बायोग्राफी द ओल्ड मैन कन्फेस्ड, अपनी बायोग्राफी में उस बूढ़े व्यक्ति ने ये माना, ये कबूला, ये गलती मानी दैट ही वाज क्वाइट प्रोमिस्क्यूअस इन हिज यूथ, कि वो अपने जवानी के दिनों में काफी ज्यादा प्रोमिस्क्यूअस हुआ करता था। क्या शानदार बात है कि जिंदगी भर आपने ये सब किया और एंड में अपनी बायोग्राफी में मेंशन कर दिया और फिर सारे पाप आपके धुल गए। एक और एग्जांपल है, एक इसको पहले पढ़िए। योर फीमेल फ्रेंड्स आर लीविंग यू वन आफ्टर द अदर, तुम्हारी सारी महिला मित्र जो हैं तुमको छोड़ रही हैं एक के बाद एक। वाई? बिकॉज दे हैव कम टू नो अबाउट योर प्रोमिस्क्यूअस लाइफस्टाइल, क्योंकि तुमको पता चल गया है कि तुम अंदर से कैसे हो, यू आर अ प्रोमिस्क्यूअस पर्सन। तो इसलिए नोबडी नाउ फील्स बीइंग अराउंड यू, कोई भी तुम्हारे आसपास होने पर सेफ नहीं फील करता, इसलिए दे आर लीविंग यू वन बाय वन, राइट? ये है टू बी प्रोमिस्क्यूअस। एक और एग्जांपल है, वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोमिस्क्यूअस सेक्स। प्रोमिस्क्यूअस सेक्स का यही मतलब है कि आप रैंडम रिलेशनशिप बना रहे हैं विद एनीवन, राइट? तो उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। लाइक वन हेल्थ कॉन्सिक्वेंस कुड बी यू मे लूज योर पोटेंसी, you may lose your stamina,
और दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये भी है, देयर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, है ना, वो बीमारियां जब आप इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सेक्स करते हैं विद सो मेनी पीपल, तो देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये है कॉन्सिक्वेंसेस, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोमिस्क्यूअस सेक्स। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। सिनोनिम्स हैं लाइसेंसियस, फिलेंडरर, प्रोफ्लिगेट, डिबॉच्ड, वॉन्टन, इनडिस्क्रिमिनेट, बिना भेदभाव के। एंटोनिम्स सेलेक्टिव, रीस्ट्रेन यानी कि संयमी, रीस्ट्रेन्ड होने का मतलब होता है संयमी, केयरफुल, या मोनोगैमस, गैम का संबंध रिलेशन से, मोनो का मतलब वन, मोनोगैमस होने का मतलब है एक ही व्यक्ति से आपका संबंध, दैट्स इट, राइट। तो इस तरीके से ये वर्ड ओवर हो जाता है प्रोमिस्क्यूअस। आई होप आप सबको जरूर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।